10% से भी कम लोग गूगल एडवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, बाकी नीचे आते हैं ऑर्गेनिक सर्च पे। अगर हमारी एक वेबसाइट के लिए हमने एसईओ कराई है, XYZ कीवर्ड के हिसाब से हमने करा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली चैट जीटीपी पे चला जाएगा या उसकी टेक्निक्स अलग है? मगर एक दफा आप टॉप पे आ गए, आपने एसईओ करवाना भी छोड़ दी ना, तो भी जो है ना महीनों तक आपके पास लीड्स आती रहती है, चीजें आती रहती है। अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर अच्छे एम्प्लॉय बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएंगे फिर? बड़ी ऑफिस में मूव हो रहा हूँ और मैं जो है ना कुछ ज्यादा लोग रख रहा हूँ। ये रिजल्ट एसईओ की वजह से उनके पास आया था। आपको ये काम आते भी हैं या बस आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं? एज अ सीईओ हमें ये काम आने भी चाहिए। आप उस लेवल की जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस उस क्वालिटी के है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको उस लेवल पे पहुंचाएंगे। एसईओ में तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती होगी, क्योंकि इसमें तो एल्गोरिदम हर थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाता है। हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, एक एक के लिए करोड़ों की अपॉर्चुनिटी है। जब आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। फाइनली लकीली मैं समझता हूँ कि हमें आप एक स्टेयर्स पे मिले और मैंने आपको इनवाइट किया और आप एक ही दफ़ा में आ गए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम मुझे बड़ा पता चला है कि माशाल्लाह से आप ग्रो हुए एक बहुत ही एक ऐसे एरिया में जहाँ फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज आई रिसेंटली हर्ड अबाउट यू एंड आप फिर इतने माशाल्लाह यहाँ कराची में बैठ के इतने लोगों को जॉब दी है। पूरी सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट में अपनी थोड़ी बहुत जर्नी बताएं, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी बताएं कि आपने कैसे स्ट्रगल की, कहाँ से स्टार्ट किया और अभी कहाँ मौजूद है और हमारे लिए क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है। जी थैंक यू सो मच आपका, आपने इनवाइट किया और मैं खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके साथ जो है वो आपने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट किए हुए हैं। मैं देख रहा था पूरी जो है आपकी उस पे वाल पे। थैंक यू। तो ये मेरे लिए खुद अब एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ताकि मैं जो है वो नौजवानों के साथ और जो अपनी जर्नी है वो शेयर कर सकूं। और मैं ये चाहता हूं कि मतलब ऐसा हो कि जिसने जो 10 साल एक स्ट्रगल में वो किए हैं तो वो एटलीस्ट वो जो है वो एक रास्ता दिखा सके कि वो 10 साल वाला जो है ना कोई 1 साल में 6 महीने में वो रास्ता तय कर ले, ताकि अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो जो आपने 10 साल लगा दिए अब कोशिश करेंगे आज बता दें ताकि उसका वो 10 साल बच जाए। यस एग्जैक्टली, ताकि वो फिर नेक्स्ट लेवल की जो है ना वो स्ट्रगल करे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो एक छोटे से गांव जो बैकवर्ड गांव था, स्कूल भी नहीं था, ये सारी बहुत मरतबा पॉडकास्ट में बता चुका हूँ और डिफरेंट इंटरव्यूज में जो है टीवी इंटरव्यूज में, बट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक छोटा सा गांव जिसमें जो है वो स्कूल भी नहीं था, हम दरख्त के नीचे पड़े थे। और उसके बाद जो है फिर मेरे कज़न थे जो पहले जो है ना यूनिवर्सिटी में हमारे गांव से निकले। और हमारे गांव का नाम नहीं बताया आपने? लोंग खान किरियो गांव है। अच्छा, लोंग खान किरियो का गांव है। और हमारे गांव की यूनिकनेस ये है कि अमूमन आप गांव में जाएंगे ना, किसी एक कास्ट का गांव मिलेगा आपको। जी ऐसे ही होता है। ठीक है, शेर कम्युनिटी का गांव मिलेगा, चांडियो कम्युनिटी का गांव मिलेगा, टालपुर कम्युनिटी का गांव मिलेगा। अमूमन ऐसे होता है, वैसे भी है मगर हमारे गांव की एक बहुत यूनिक जो क्वालिटी है वो ये है कि उसमें आपको 8 से 9 जो है ना डिफरेंट कास्ट के लोग मिलेंगे, डिफरेंट बिरादरी के लोग मिलेंगे और बहुत मोहब्बत के साथ जो है ना वो रहते हैं। तो ऐसे गांव में जो है वो परवरिश हुई मेरी, और वहाँ से जो है प्राइमरी पढ़ के वहाँ से निकला। फिर हाई स्कूल था सिटी में, नवाबशी शहर में, वहाँ से पढ़ के फिर यूनिवर्सिटी भी करीब थी वहाँ पे, और ये करीब थी तभी मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब आईटी इंडस्ट्री में आया तो फिर बड़े चैलेंजेस थे कि भाई किस तरीके से एकेडमी में जो हम पढ़ के आए हैं वो इंडस्ट्री में नहीं चल रहा, तो किस तरीके से वो सारी स्किल सीखने हैं। उसके बाद फिर जो है वो इस तरफ आया कि जो है नहीं मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है और एक जो है ग्लोबल ब्रांड बनाना है, तो इस तरीके से वो स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले भी तो कहीं से इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने? विदाउट इंस्पिरेशन तो नहीं हो सकता। वहाँ पे कि इंटरनेट यूज़ करते थे? हाँ बिल्कुल, ये था कि एक्सप्लोर और रिसर्च की जो है ना वो मेरे अंदर मतलब एक थी। आप ऐसे समझें कि मैं अगर 2 घंटे तन्हाई में जो है ना कुछ ना करूं तो जो है ना वो मैं समझता हूँ वो मेरा दिन ज़ाया हो गया। ठीक है, सही। मतलब मिनिमम जो है ना 2 घंटे तो मैं तन्हाई में बैठ के जो है ना कुछ रिसर्च कुछ ना कुछ करता रहता हूँ कि यार ये कैसे काम कर रहा है, ये गूगल को एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, ये जो लेटेस्ट जो है ना AI एवोल्यूशन आई है उसके बाद ये वाली चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही, ये कर रही है नहीं कर रही, लाइक दैट। तो ये था कि मतलब
कंसिस्टेंसी से किसी एक चीज़ के ऊपर। अच्छा, जो मेन इंस्पिरेशंस जो मुझे मिली, एक तो ये है कि ज़ाहिर कज़न यूनिवर्सिटी पहुंचा तो हमें पता चला कि यार यूनिवर्सिटी भी कोई चीज़ होती है, वरना तो यूनिवर्सिटी तक का पता नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो है फिर जब यूनिवर्सिटी में अमूमन ये होता था कि भाई आपसे ये यूनिवर्सिटी वाले और आगे हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले और आगे हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले और आगे हैं। तो फिर जब मिलके यहाँ पे एक यूएस बेस्ड कंपनी में के सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया तो मैंने देखा कि यार हम सब एक जैसा खुदा ने सबको ज़हन दिया हुआ है, बस जो है ना एक जैसा डिलीवर कर रहे थे, एक जैसे वो कर रहे थे। तो फिर ये मिला कि नहीं यार, हम वो जो एक्स यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, वाई यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हाँ बिल्कुल, वो सब एक जैसी डिलीवर कर रहे थे, एक जैसी प्रोडक्ट भी दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि यार हमसे ना अमेरिका वाले आगे हैं ना वो, ठीक है उनको एनवायरनमेंट है, चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बट जहन और दिमाग में खुदा ने जो है ना पीछे नहीं छोड़ा हमें, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिली कि नहीं, अगर मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल के, जो बैकवर्ड यूनिवर्सिटी है, बैकवर्ड स्कूल है, यहाँ से जो है निकल के आ सकता हूँ, तो यस हम दुनिया को भी कम्पीट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से जो है ना वो। तो सबसे पहले जॉब कौन सी थी आपकी? जॉब किया पहले, बिजनेस किया? नहीं, पहले सबसे पहले मैंने जॉब की। मैंने जैसे कराची में पहले मैंने फाइनल टीयर सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी हुआ करती थी, जो अब कन्वर्ट हो गई है स्ट्रेटिफाइंस में, वाशिंगटन बेस्ड कंपनी है। तब जो है वो फाइनल टीयर सिस्टम्स LLC के नाम से थी यूएसए में। तो उसमें पहले मेरी जॉब जो है ना एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट की जॉब, वहाँ पे जो है वो कोई 4 से 5 साल मैंने 4.5 साल के करीब होगी मैंने जॉब की वहाँ पे। तो जॉब की तो फिर जो है वहाँ पे इंडस्ट्री का पता चला, इंडस्ट्री के डायनामिक्स का, चीज़ों का, वो सारी चीज़ें। और उसके ओनर जो है, जो फाउंडर और ओनर है हबीब सैयद, जो अभी वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए, ही इज़ बेसिकली तो वो कराची से बिलोंग करते हैं, मगर वो 35 साल से शायद वहाँ पे बहुत मतलब एक जो है ना सपोर्टिव किस्म के फर्स्ट बास जो मुझे मिले थे, वो बहुत इस किस्म के सपोर्टिव मिले कि मैंने कहा कि यस जो है वो अभी वो जब आते हैं अपनी ऑफिस विजिट करने आते हैं, तो मेरे पास भी जो है ना मेरी कराची वाली जो है वो मेरे ऑफिस विजिट करके ही फिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता एक जो है ना इंस्पिरेशन मिली कि यस, वहाँ से वो सपोर्ट भी किया आपको। जी हाँ, एक ही जॉब की, फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया? हाँ, मेनली एक ही जॉब की थी। उसके बाद एक थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था इस्लामाबाद में किसी कंपनी का, कुछ महीने का, या फिर कोई इंटरनेशनल NGOs जैसे यूनिसेफ है, सेव द चिल्ड्रन है, इनके तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या इनको कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना होता था, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। तो उसकी कुछ कंसल्टेंसी मैंने बीच में की है पार्ट टाइम या इस किस्म की चीज़ें करके जो है, बट फुल टाइम मैंने जॉब वही की थी मेनली। और उसके बाद जो है वो मैंने कंपनी स्टार्ट की। अच्छा, इसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ थी ना, मैं थोड़ा सी जर्नी में थोड़ा और जाना चाहता हूँ, क्योंकि यही सबसे अच्छी चीज़ है कि उस एरिया से निकल के आप नेक्स्ट एरिया में आए कैसे। मतलब अभी अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझे अगर इस्लामाबाद भी जाना है, अगर मेरे अच्छी अपॉर्चुनिटी, बल्कि इस्लामाबाद नहीं, सियालकोट पे हमारा सेम बिजनेस सियालकोट, तो मैं 600 दफ़ा अभी तक सोच चुका हूँ। पहले हमने एक प्लान किया कि अब चले जाते हैं या 10 दिन वहाँ लगा के आ जाते हैं, तो वो जो ब्रेक थ्रू है ना वही नहीं निकलता। तो आपने तो उस शहर से निकल के बाहर आए, तो वो कैसे थॉट की, कैसे अपने आप को मजबूत किया, क्या सोचती, क्या निकलना है उस शहर से और आगे बढ़ना है? हाँ, शायद ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब कि रिस्क, वो हाई लेवल का रिस्क जो है ना मेरी लाइफ का पार्ट रहा है। उसमें मैं जस्ट एक जो है एग्जांपल आपको बताऊं। अगर एक दिन ऐसा आया है कि 1.25 करोड़ रुपए मेरी बाहर से रेमिटेंस मेरी कंपनी के अकाउंट में आए हैं, सैलरीज देके, चीज़ें देके, और जो रिमेनिंग था वो फिर एक नई ऑफिस बनाने के लिए वो जो है री इन्वेस्ट करना था, वो करके 5,000 में अपने जो है ना फिर वो अकाउंटेंट से जो है ना उससे लेके और फिर घर पहुंचाऊं कि यस। वैसे तो अमूमन लोग होते हैं ना कि भाई 40 लाख तो साइड पे करके अपने लिए रख दो और बाकी से देखेंगे। तो ये लेवल, इस लेवल तक का रिस्क जो है ना मैं कि भाई री इन्वेस्ट 40 लाख जो 1.25 करोड़ पहुंचे, 40 लाख उसमें री इन्वेस्ट करने, नई ब्रांच खोलनी है, वहाँ पे लगाने हैं, मेरे लिए कुछ पैसे ना बचे, मैं 5,000 जो है ना किसी अकाउंटेंट से लेके घर पहुंच जाऊंगा जो है।
तो ये वाला जो था ना कि मतलब हाई लेवल का रिस्क फैक्टर को जो है वो कबूल करने के लिए रेडी होता था, तो उसके लिए जो है मैं बस निकल पड़ता था, यस वी कैन डू दैट। तो इस हिसाब से जो है वो, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं करते, कहते हाँ बस करना है तो करना है बस, उसके बाद पैसे का फायदा होता है नुकसान होता है बाद में देखेंगे। एग्जैक्टली अगर आइडिया समझ में आ गया, और अभी आप अमूमन देखेंगे ना दुनिया भर में भी अभी जो होता है ना वो ऐसा होता है कि भाई बैठो टेबल पे, अभी बात करो, अभी फाइनलाइज करो, बात समझ में आ गई आपके, उसमें बैठ के और डन करो बस। मतलब वो एक बहुत लंबा चौड़ा जो प्रोसेस होता है, चीजें होती हैं, यस वो एक होता है कि भाई प्रोसेसेस, इन चीज़ों सबको बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में महीनों तक फॉलो किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। शायद वो उस तरीके की मेरी नेचर नहीं है, बात समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई, 10-15 मिनट डिस्कशन से बात कर सके, भाई एग्जीक्यूट करो और स्टार्ट करो। तो अभी जो $multi-million की कंपनी की जो वैल्यूएशन मेरी हुई है वो भी जस्ट ऐसे ही मैंने जो है ना स्टार्ट किया कि हाँ यार ये आइडिया समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ सवाल करते थे कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे ये कैसे है, ये फिजिबिलिटी पे, इन सारी चीज़ों पे, बट क्विक डिसीजन, यस लेट्स स्टार्ट। अभी कितनी ब्रांचेस हैं, या एक ही ऑफिस है या डिफरेंट ब्रांचेस? नहीं, अभी हमारी टोटल 5 ब्रांचेस है, और बाकी डिफरेंट सिटीज़ में भी हमारा इरादा है। एक जो हेड ऑफिस है हमारे कराची में है, उसके अलावा एक ऑफिस हमारी जामशोरो में है, एक ऑफिस नवाबशाह में है, एक ऑफिस जो है हमारी IBA सक्खर के जो है वो कैंपस है मीरपुर खास, उस कैंपस के अंदर है हमारी। अभी जो है रिसेंटली जो हमने बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर के अंदर ब्रांच खोली है, ताकि वुमेन को एम्पावर कर सकें, कि वुमेन की जो है वो एक चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं कि आप इंडस्ट्री से खुद रिलेट रहे। छोटी IT कंपनीज जिसमें 10, 12, 15, 20, 25 लोग हों, उसमें तो अगर 50-50 रेशो मेल फीमेल का वो चल जाता है। मगर हम जिस लेवल की मतलब हैं कि एटलीस्ट जो है वो 224 लोग हैं अभी, आपको हमारे पास 50% फीमेल मिलेंगी, 50% फीमेल रेशो मिलेगा हमारे पास। और जो है उस बेसिस पे तो हमें सक्खर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, यूनिवर्सिटीज़ ने और पूरे पाकिस्तान से अप्रोच किया, बट हमने चुना उनको कि ये फीमेल यूनिवर्सिटी है और ये जो है इनको अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्खर में देनी चाहिए। तो जो है वो अभी जो लास्ट ब्रांच हमने खोली है वो वहाँ पे स्टार्ट की। शादी हुई भी आपकी? जी हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। मैंने पहले सवाल इसलिए किया, मैंने कहा ज़्यादातर आप फीमेल रख रहे हैं, मैंने कहा ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनकी आप चाय भी ले सकते हैं, साथ में पी सकते हैं। तो पॉइंट मेरा ये था कि जो ब्रांचेस खोल रहे हैं आप, तो उसमें क्या उनको आप सैलरीज पे हायर करते हैं, पहले ट्रेन करते हैं, और व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव? ब्रांच खोलना तो कोई मसला नहीं है, आपके पैसे तो ब्रांच मिल जाते हैं, बट आपका कोई विजन भी तो होगा कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या बस हायर करके काम कराते हैं? इस सिलसिले में ऐसा है कि हम अभी तक जितने भी बच्चे हम पहले तो अनपेड रखते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो अगर सक्खर में कहीं पे भी 1 मंथ अनपेड, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको पेड करना है या इसको इंटर्नशिप का लेटर देके खुदाफिज करना है। सही है। उसके बाद पेड ही होता है, चाहे वो सैलरी बेस्ड हो चाहे वो इंटर्नशिप बेस्ड हो, बट पेड होता है। 15,000 से लेकर 2 लाख तक जो है ना, हमने एक यूनिवर्सिटी का बच्चा निकला जिसको जो है हम 2 लाख तक जो है ना वो सैलरी दे रहे हैं, और वो वहीं से यूनिवर्सिटी से 15,000 के उस पे हमसे स्टार्ट हुआ था, और अभी वो 2 लाख तक पहुंचा विद इन 6 मंथ्स। तो होता पेड ये, बट ये है कि यस, पर फर्स्ट मंथ हम क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी नहीं बढ़ा रहे। हाँ एग्जैक्टली, ताकि आ जाते हैं कराची में तो पॉसिबल नहीं है, उन शहरों में आ जाते हैं 1 महीने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे एटलीस्ट देखें, आपका भी एक्सपीरियंस होगा यकीनन, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा दे देंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छी, आपको बहुत इंस्पायर कर लेंगे कि यार इसको अभी रख लो, मगर डिलीवरी के सिलसिले में, काम जब डिलीवर करने का, डेडिकेशन का, फिर वहाँ पे अलग से चैलेंजेस आते हैं। तो एटलीस्ट 1 मंथ में जो है ना वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि यस। हाँ, मुझे तो मैं उसको 3 महीने में देखता हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट मंथ भी वो थोड़ा सा किसी तरह से डेडिकेशन कर ले, सेकंड मंथ या थर्ड मंथ जब वो बोर होने लगता है ना, जब वो फिर थोड़ा लेट आना शुरू करेगा, फिर वो कहेगा मेरी इसकी तबीयत खराब है, तो 3 मंथ तो लगते हैं। लेकिन आपने थोड़ा शॉर्ट रखा हुआ 1 मंथ में, वरना 3 मंथ का स्टैंडर्ड टाइम लगता है कि जी हाँ स्टैंडर्ड टाइम बिल्कुल 3 महीने है, और वो हम 3 महीने कर लेते हैं। किसी को देखते हैं यार यस, मगर यार यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर उससे बात करते हैं कि भाई हम या तो
खुदाफिज करें, या तो फिर जो है ना एक मौका और दें, 2 महीने का, 1 महीने का, फिर उसको फिर आगे चल के लेके चलते हैं। अभी कितने लोग हैं आपके पास तकरीबन? अभी 224 टोटल जो है वो सारी मतलब ब्रांचेस के मिला के बिल्कुल। तो हर ब्रांचेस में अलग अलग रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर ब्रांचेस में अलग अलग। तो उसमें क्या प्रोजेक्ट्स आप चलाते हैं? वही वेब्स वाले, वेब डेवलपिंग के, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज में डिवॉप्स वगैरह, और उसके अलावा जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में एसईओ है। एसईओ पर इतनी टॉप नॉलेज है कि वो कोई पाकिस्तान से लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि भाई एसईओ करवानी है। जब हम उनको रेट्स बताते हैं वो कहते हैं आप तो अमेरिका की कंपनी से ऊपर चले गए। तो हम कहते हैं हाँ भाई, हम दुनिया के टॉप कंपनीज में हैं एसईओ की, तो हमारे रेट्स तो वही होंगे। तो ये सर्विसेज हैं जो हम अभी दे रहे हैं। अच्छा, एसईओ में तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती होगी, क्योंकि इसमें तो एल्गोरिथम हर थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाता है। ये बड़ा मसला आप कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं? यस एग्जैक्टली। इसमें आप अमूमन जितनी भी एसईओ कंपनीज एक्सप्लोर करें, यहाँ दुनिया लेवल की जो भी वो जो आपको अमूमन चीज़ें बता रहे होंगे ना, वो चीज़ें बता रहे होंगे हम आपकी ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे, हम आपकी रैंकिंग इंक्रीज करेंगे। अच्छा, हमने जो है ना मॉडल ही डिफरेंट अपनाया हुआ है, क्योंकि पैसे हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड, भाई आपका फाइनल एंड गोल क्या है? सेल्स आना। सही है। एंड गोल क्या है? कि आपके प्रोडक्ट्स परचेज हो। सही है। तो आपके एंड गोल पे हम जो है ना वो फिक्स करते हैं कि हम पर मंथ इतने पैसे आपसे लेंगे, और आपको 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो हम उस वेबसाइट की अथॉरिटी को देख के, चीज़ों को वहाँ पे उस एरिया की कंपटीशन को देख के हम उसको बता देते हैं कि भाई 4 महीने के बाद आपके पास 200 से 230 के बीच में ऑर्डर्स आ रहे होंगे कन्वर्जन के बेसिस पे। अगर ना आए तो फुली रिफंडेबल। तो ये वाला जो हमारा मॉडल है ना, इस मॉडल पे फिर हम जो है ना बहुत हाई कास्ट भी जो है वो लेते हैं, वो हमारे पास वो आ जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई 100 क्लाइंट लेने से बेहतर है कि 30 क्लाइंट हो, हाई कास्ट के हों, और उनको प्रॉपर हम वो दे सकें। और हमारी एसईओ में अभी कोई 42 जो है ना टोटल एसईओ की टीम है। उसमें एक टीम जो है ना बिल्कुल डेडिकेटेड अलग है, जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करती। वो सिर्फ डेली बेसिस पे वो R&D रिसर्च पे काम कर रही होती है, एबी टेस्टिंग पे काम कर रही होती है कि अभी गूगल का एल्गोरिथम इस चीज़ पे काम कर रहा है, ये चीज़, ये टेक्निक अभी काम कर रही है नहीं कर रही, अभी ये टेक्निक काम कर रही है नहीं कर रही। तो वो फिर हमें जो है ना वो फीडबैक चीज़ों पे बेसिस पे देता है। वो एक अलग से वो डिपार्टमेंट है। तो उस बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार जो रिसर्च जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इतना जो है सक्सेस रेट है, तो हम डेफिनेटली जो है ना वो कर लेंगे चीज़ों को। मतलब गारंटी दे रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा रिफंड के केसेस ऐसी मुझे ऐसा लगता है ऐसा कॉम्प्लिकेट, क्योंकि मैं खुद 10-15 साल से कर रहा हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि आप एक पूरा एल्गोरिथम लेके चलते हैं, एक उनका अपना कभी पेंगुइन आ जाता है, कभी किटकैट आ जाता है, कभी कुछ आता है, तो वो बड़ा, तो फिर वो रिफंड होते हैं बहुत ज़्यादा या नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं होते, हाँ, मगर हुए हैं, हमने किए हैं रिफंड। पॉसिबिलिटी नहीं लगता कि 100% हो, हमें पता ही नहीं ना, वो अगले दिन कुछ भी फेंक देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट इसमें ऐसा है कि कुछ क्लाइंट्स को देखें कि 4 महीने के बाद जो हमने उनको 4 महीने का टाइम ले दिया है, अगर 100% ना सही है, उनको 60% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं ना, तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अच्छा, उनके साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट हम वो करते हैं ना कि भाई जितना टाइमलाइन आपको दिया है उसके बाद आपसे पूछेंगे कि भाई नेक्स्ट 2 महीने फ्री आपको देनी है 100% वो करने के लिए, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम की चेंजेस की वजह से कुछ चेंजेस आई हैं। तो देखो 100% ना सही 60% 70% तो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, तो नेक्स्ट 2 मंथ हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दे रहे हैं ताकि 100% टारगेट अचीव करके दे, या तो फिर आपको रिफंड। तो उसमें से ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिख रहे होते हैं, तो वो कहता है कि नहीं 2 मंथ जो है ना आगे बढ़ाओ, और उसके बाद जो है और फिर उसका पैसे भी नहीं लगना, कहीं और जाएगा, वो फिर शुरू से 3 महीने का चार्ज करेगा। एग्जैक्टली तो ये आपने उसको कॉम्पिटिटिव। जी हाँ, तो इसमें जो है ना ज़्यादातर नहीं जाते, और फिर जो है ना जो 6 महीने का क्लाइंट होता है वो 3-3 साल से हमारे पास है, जो है ना वो 2.5 साल से हमारे पास है और हमारे साथ काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी सर्विसेज आपकी कौन सी चलती है, क्या देखें ना? सबसे अच्छी सर्विस, सवाल करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा ना कोई कॉम्पिटिटर पैदा हो जाए आपके। नहीं। अच्छा, कॉम्पिटिटर वो ये है कि कॉम्पिटिटर हमने मैंने पाकिस्तानी कंपनीज को कहा हुआ है कि आप में से हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हमने रेट जो ग्लोबल इतने बड़े सेट किए हुए हैं कि मतलब हमारे पास जो है वो वहीं से ही वो आएंगे। सबसे अच्छी जो सर्विस है ना हमारी, वो एसईओ की सर्विस है।
और उसके अलावा जो है ना वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन तीन चीज़ों में जो हम कहते हैं कि भाई किसी भी काम आते भी हैं या बस आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं? एज अ CEO हमें ये काम आने भी चाहिए? हाँ, मैंने देखे शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 4.5 से 5 साल खुद वेब डेवलपमेंट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैकएंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर मैंने काम किया है। मुझे सारी इन मतलब चीज़ों का बताया कि बैकएंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे खुद काम किया है। अभी तो फ्रंट एंड के भी अलग लोग हैं, वो भी अलग हैं। हाँ। वो जो है वो फ्रंट एंड से लेकर वो सारी चीज़ें जो है ना वो खुद बना के जो है वो सारा कुछ करके, तो एटलीस्ट जो है वो मैं कोर खुद मतलब डेवलपर रहा हूँ, तो इस सिलसिले में मुझे सारी चीज़ों का पता है। एसईओ में तो मैं एक्सट्रीमली आया कि भाई बिजनेस बाहर से कैसे लाना है, मेरे पास फंड्स भी नहीं है, कैसे लाऊं बाहर से बिजनेस, तो वैसे आ गया एसईओ में। बेसिकली तो मैं खुद जो है ना वो डेवलपर था और आरटी। अच्छा, आपने अपनी वेबसाइट करने के लिए एसईओ सीखी, तो जब एसईओ सीख ली तो उसकी सर्विसेज भी देना शुरू कर दी? यस, एग्जैक्टली ऐसे। ये थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की ना, तो स्टार्ट करने के बाद जो है वो लोकल प्रोजेक्ट लेने शुरू किए, तो लोकल प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी अमाउंट मिल रही थी, और एक आईटी कंपनी एक छोटी छोटी अमाउंट्स में तो कुछ चल नहीं पाएगी। तो फिर मैंने कहा कि यार जो बाहर से कंपनीज इतनी बड़ी अमाउंट ला रही हैं, इतना बड़ा बिजनेस ला रही हैं, वो कैसे। फिर मैंने एक्सप्लोर किया, तो यार ये कंपनीज तो जो है ना बाहर जाके अपनी ऑफिस खोलती हैं और वहाँ से लाती है बिजनेस। मेरे पास जो है वो तो भाई पैसे फंडिंग है नहीं कि बाहर जाके ऑफिस खोलूँ, तो क्या फिर कैसे करूं। फिर एक्सप्लोर किया। फिर एसईओ देखी कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ से जो है लोग आपके पास चल के आएंगे, गूगल से ढूंढते हुए आएंगे, और यहाँ से जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और जो है तो ऐसे करके इसमें जो है ना एक्सीडेंटली आया कि भाई बिजनेस कैसे बाहर से लाना है बगैर विदाउट इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट पे पैसे इन्वेस्ट करने के। तो ऐसे एक्सीडेंटली एसईओ में आ गया। फिर एसईओ में जो है वो नाम जो बन गया, वो जो है टॉप एसईओ एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड के उस गूगल के फीचर्ड लिस्ट में जब नाम आने लगा जो है वो एज ए फर्स्ट पाकिस्तानी, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर वहीं से वो फिर तो आपकी ब्रांड वैल्यू बन गई, तो फिर तो मस्त है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी अब अगर हमें देखें, अगर हम जितने भी लोग देखता हूँ, मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए अभी तक, वो नॉर्मली वो रात भर जागते हैं, फिर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, बात करते हैं। पर आपने स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट लगाई। आपने लगाया कि एसईओ के थ्रू खुद ड्राइव कर रहा है, आपको रात भर जागने की जरूरत नहीं। आई थिंक वो दिन में भी आप जब ईमेल से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर मसले कोई नहीं। एग्जैक्टली तो आपका 24 घंटे फिर ऑफिस भी नहीं चलता होगा? एग्जैक्टली हमारे पास मतलब ये अच्छा दो क्वालिटीज हैं। आप अगर पाशा के भी ग्रुप में इवन होंगे तो आपको बताऊंगा कि बीच में आज से 6-7-8 महीने पहले मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार फलां सर्विस बंद हो गई, अब पेमेंट हमारे पास कैसे आएगी। ठीक है, आई डोंट नो कुछ बीच में मिडिल टाइप का जो है कोई बैंकिंग सिस्टम था, उन्होंने पाकिस्तान को पेमेंट करनी बंद कर दी थी या वो रोक ली थी। मगर हम कहते हैं कि हमारे पास तो ये प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं। आया क्यों नहीं? क्योंकि लोग गूगल से ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं, वो मीटिंग भी शेड्यूल हमारे टाइम के हिसाब से करते हैं, फिर वो आंखें बंद करके वायर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो सेटिस्फाइड होता है ना, सारी चीज़ें देख के वो आया होता है, गूगल से ढूंढता हुआ हमारे पास आया होता है, तो फिर वहाँ उनके नखरे नहीं चलते, हमारी टर्म्स कंडीशन चलती है, तो फिर वो वायर ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर मैं कहता था कि यार ये पाशा के ग्रुप में ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हमें तो कभी इस तरीके से छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं। हाँ, आपकी पेमेंट होती है कि बड़ी, जैसे $500 $1000, तो आपके $45 कट गए तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक बायर में $45 या तो बैंक ऑफ अमेरिका काटेगा या फिर आपका ये बैंक काटेगा, दोनों में से कोई ना कोई काट रहा होता है। बिल्कुल। तो वो छोटी पेमेंट, हाँ, यहाँ $15,000 $20,000 तक हमारे पास, $25,000 तक, $26,000 तक आए हैं, तो वो जो है वो सिंपली जो है वो जो $5 $45 $40 जो कट जाए तो हमें फर्क। अब जैसे हमारे लिए मसला होता है, मैं आपको उसका बताता हूँ क्या मसला। अब हमारा है $10 का काम, $15 का काम, तो अब वो $10 अगर हमें यहाँ डायरेक्ट भेजेगा तो हम तो गए। हाँ, आप समझ में आया आपको? बिल्कुल आपको उसकी वजह समझ में आई। तो हमें क्या होता है, या तो वाइस अकाउंट है, पेनियर है, मतलब इस तरह के थर्ड पार्टी अकाउंट से टू चेक अकाउंट है। अगर कोई सुन रहा है तो अगर नहीं पता तो उसको पता चला जाए। तो टू चेक अकाउंट फिर आपके लिए पेमेंट कलेक्ट करता है, पेपल भी देता है, पेमेंट भी मतलब क्या करता है कि पेपल भी नहीं है हमारे पास, तो पेपल पे भी पेमेंट ले लेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट ले लेगा या सारी चीज़ों की ले लेगा, तो वो वहाँ कलेक्ट कर लेता है। अब आपके $10,000 हो गए, $15,000 हो गए, तो 15 डेज पे आपने वायर करा लिया, तो वो 5 से 7% वो चार्ज करता है। फिर अब क्या आ जाती है, अगर हम वही $10,000 अगर वायर में कराएंगे ना तो फंस जाते हैं। ओके। तो हम क्लाइंट क्या होता है, महीने की इनवॉइस
100-150, लेकिन हम पर डिजाइन पे चार्ज करेंगे ना। जो डिजाइनर्स हैं जितने भी, वो तो पर डिजाइन पे 10, 15, 20, 50, 100 चार्ज कर लेंगे। अब वो $100 पे अगर वो वायर कराएंगे तो फंसेंगे। तो अब उनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो वाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अब वाइप की सर्विसेज तो $3, $5 की, कोई वाइप की सर्विसेज दे रहा है, कोई कॉलिंग की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है ना, कोई वेबसाइट वगैरह की क्या देते होंगे, वो भी $50-100 में देते होंगे। वेबसाइट बना रहे तो $100 की बन जाती होगी, $50 की बन जाती होगी, तो वो फिर वायर नहीं करा सकते ना। फिर दूसरा चैलेंज मैं आपको बताऊं, सब ने फेक एड्रेसेस, वर्चुअल एड्रेसेस लगाए हैं। अब वो बोलते हैं कि हम यूएस में बैठे हैं और बेसिकली यूएस में नहीं बैठे हुए। तो आपने फिर आप पाकिस्तानी बताते हैं उसको। आप अभी हमने यूएस की में एक फाइनलाइज किया है वहाँ पे ऑफिस, मगर अभी तक वो पब्लिकली हमने उस पर नहीं डाली जो है अपनी वेबसाइट पे। आप iGreeters को ढूंढ लें, आपको घुमा फिरा के कराची में ले आएगी हमारी एड्रेस, हमारा सब कुछ वेबसाइट पे, हमारे गूगल मैप पे, कहीं पे भी नहीं। तो वो जो आता है ना फाइनली, उसको पहले से पता होता है कि भाई ये पाकिस्तान बेस्ड है, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। एक प्योर गोरा अंग्रेज जो है वो यूके का, उसने देखा कि यार ये टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स में इसका नाम आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो टॉप एसईओ एक्सपर्ट में नाम आ रहे हैं, शायद उनसे बात की होगी उन्होंने, तो कोई जो है ना वो हमारी करेंसी में कन्वर्ट करें तो उन्होंने शायद कोई करोड़ों की जो है ना पर डायरेक्ट खुद कंसल्टेंसी दे रहे होंगे, तो इतने चार्जेस किए होंगे। तो ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंचा, तो फिर मैंने जो है ना एक नॉमिनल उनको एक फ़ीस बताई। मैंने हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, मगर उनके लिए एक जो है एक एक्सपर्ट बंदे को हायर करने की फीस थी, जो है ना वो दुनिया के टॉप एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं। तो वो ऐसे ढूंढता हुआ आया और उसने कहा कि यस आई एम ओके विथ कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान बेस्ड हैं, कहीं पे भी बाहर वो नहीं है ये, मगर मैं क्या करूँगा कि मैं आपको 35 जो है 3,500 पाउंड पर मंथ सेट करते हैं, मगर मैं 2,500 पाउंड पर मंथ आपको दूंगा। उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला है तो ऊपर 1,000 पर मंथ वाला जो 5 महीने का एक साथ मिला के मैं आपको दूँ। मैंने कहा टोटली फाइन। तो रिसर्च हमने की उसकी ब्रांड की और कॉम्पिटिटर देखे कि हमने कहा कि हम कर लेंगे। तो 5 महीने जैसे पूरे हुए तो उन्होंने मेरे पास वो पड़ी हुई है कि उन्होंने 6,800 पाउंड जो है ना ऊपर बोनस के तौर पे भेज दिया हमें। अच्छा। और वो जो बढ़ा के अब पहले वो जो देता था, अब जो वह है 4,300 पाउंड पर मंथ हमें देता है, सिर्फ एक वेबसाइट को यूके में रैंक करने के। सही है, ठीक है। वो भी एक कीवर्ड होगा। कीवर्ड तो एक नहीं होंगे, कीवर्ड ज्यादा होते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, बट एक वेबसाइट सिंपल है। एडवोकेट होते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा होता है, मैं वैसे बता दूं आपको। हाँ, एडवोकेट भी होते हैं, मगर ये एडवोकेट की जो मैंने एक दिन उधर बिल्डिंग देखी थी, एक तो एडवोकेट और एक एजुकेशन वाले, ये बहुत पैसा लगाते हैं यूके के अंदर। एडवोकेट का आपने बताया तो मैं आपके अच्छा ये वाली जो केस था ना, ये एडवोकेट नहीं है, मगर मैं आपको एडवोकेट का केस बताता हूँ। एक कोई पाकिस्तानी थे जो यूके में थे और कोई 20 साल से वहाँ पे थे, बैरिस्टर की डिग्री की हुई थी और ये सारी चीज़ें। उससे ढूंढते हुए हमसे रब्ता किया। उसने कहा कि यार मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, लॉ को जानता हूँ, मगर मेरी छोटी सी ऑफिस है और वहाँ पे जो है ना 2 बंदे रखे हुए हैं लॉ फर्म में हमारे, और उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे का मतलब है कि उनके एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, और हमसे बहुत जूनियर लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आप ये बताएं कि आपकी मतलब वाकई एक्सपर्टीज़ उस लेवल की है, क्योंकि हम एसईओ वाले एसईओ तो कर देंगे, एक दफ़ा तो आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे, मगर रिटेंशन रेट जो है वो आपकी सर्विस के बेस पे होगा, वो एसईओ वाला नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो फिर हम ही सर्विस दे देंगे। एग्जैक्टली। और गूगल भी फिर ऐसे करता है कि भाई मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं आपको टॉप रैंक कर दूंगा, फिर गूगल हमारी भी नहीं सुनेगा। इवन मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया के टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स में हूँ, मेरी नहीं सुनेगा, वो अपनी यूज़र के सुनेगा। वो आएगा पहले पोजीशन पे, हमने आपको किया होगा, मगर वो पहले पे क्लिक ही नहीं करेगा, वो दूसरे पे करेगा, तीसरे पे करेगा, आपको जो है ना छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा। तो गूगल कहेगा कि इसको मैंने बिला वजह टॉप रैंक किया हुआ है, लोग तो दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे जा रहे हैं। तो हम पहले उनसे कन्फर्म करते हैं कि भाई आप उस लेवल की जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस उस क्वालिटी के है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको उस लेवल पे पहुंचाएंगे। वापस आता हूँ उस पे, वो जो केस पे स्टडी जो हमारे वो एडवोकेट वाली हाँ। तो उसने कहा कि 2 लोग मैंने रखे हुए हैं, छोटा सा लॉ फर्म है, मगर इसका भी एक्सपेंसेस नहीं निकल रहा, और बहुत जूनियर लोग हैं,
वो जो है ना काफ़ी आगे निकल रहे। तो मैंने उनसे बात की जो है ना डिटेल में, मैंने कहा कि आपकी सर्विसेज और ये सारी के, उसने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने थोड़ी कंप्यूटर रिसर्च की कि भाई लंदन में कितने जो है ना वो अटॉर्नीज और ये सारी चीज़ें, कितने लॉ फर्म्स हैं और ये सारी चीज़ें, मुझे इनको टॉप लेने में। मैंने इनके साथ 5 महीने की कमिटमेंट की और 5 महीने के बाद अब जो है वो खुशी से उससे मुझे बताया कि अब जो है मैं बड़ी ऑफिस में मूव हो रहा हूँ, ये छोटी पड़ रही है और मैं जो है ना कुछ ज़्यादा लोग रख रहा हूँ। वो सर ये रिजल्ट एसईओ की वजह से उनके पास आया था, क्योंकि हम और आप प्लम्बर या कोई एडवोकेट या किसी का भी हो तो हम अपने दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं ना अमूमन। यहाँ पे तो फिर भी अभी थोड़ा गूगल पे कर लेते हैं, नवाबशाह में या कहीं पे जाएं तो वो तो फ़ोन करके अपने दोस्त से पूछते हैं कोई रेफरेंस। यूके में बाहर तो भाई नियर मी करते हैं, बेस्ट एडवोकेट नियर मी इन लंदन, बेस्ट एडवोकेट इन लंदन, बेस्ट अटॉर्नी इन लंदन। तो वो गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे जो टॉप पे आता है उनके पास चले जाते हैं। हम अभी तक रेफरेंसेस चलते हैं लेकिन वहाँ रेफरेंसेस नहीं करते हैं यार, इसको मैं फ़ोन करूंगा पता नहीं बिजी हो या नहीं। एग्जैक्टली वहाँ पे रेफरेंस जो है वो आपका गूगल है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे बिल्कुल। अच्छा महबूब भाई, ये तो हो गया एसईओ हमारा। ऐसा लग रहा है कि मैं आज का टॉपिक ही हमारा एसईओ हो गया, लेकिन अब तो खैर हम स्ट्रेटजी पे बात करें। इसके अलावा जो और सर्विसेज भी आपकी माशाल्लाह से अच्छी चल रही होंगी डेफिनेटली, कौन सी सेकंड आप रिकमेंड करते हैं कि दिस इज़ अ सर्विस अगर कोई इन होना चाहे पाकिस्तान में लोग? हाँ, मेरे ख्याल में अभी जो बहुत आगे अगर किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं ना, वो है आप रिसोर्सेज अपनी प्रेमिसेस में बिठा के आउटसोर्स करें। मैं आपको पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, बताएं। और मिसाल के तौर पर एक यूएस में, एक यूके में एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है या एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल या मीडियम। अगर वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रखेगी, किसी डेवलपर को रखेगी, किसी उसको, तो उसको जो है ना मिसाल के तौर पर $6-7 उसको पर मंथ भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल लाइक दैट। उसके बाद फिर उस स्टेट की लायबिलिटी भी बनती है कि भैया इसकी इंश्योरेंस का भी जिम्मा आपका है, इस चीज़ का भी जिम्मा आपका है, इसका भी अपना है। सही है। अब वो कहते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान से अच्छा एक डेवलपर मिल जाता है जो मतलब हमारे इस आवर्स के साथ हमारे साथ काम करता है डेली बेसिस पे, तो क्यों ना हम उसको $3,000 में जो है ना आधी कीमत भी जो है ना कम हो गई, और जो है हमें कोई लायबिलिटी नहीं है सैलरी देने के अलावा। आसान में बताता हूँ, उन्हें तो यूएस बेस कर दिया ना, तो मैं आपको पाकिस्तानी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा लोग के। आप रखेंगे उसको एक पहले एसी भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आप खुद भले गर्मी में काम कर ले लेकिन आपको अपने एम्प्लॉय को एसी भी देना है, फिर उसका चाय का टाइम, खाने का टाइम, फिर वो खाना खुद गर्म नहीं करेगा तो आपको खाना भी गर्म करने के लिए बंदा रखना है। तो उसके धातरम चाहने से बेहतर है कि आप, वो लोग भी यही रिकमेंड करते हैं कि आउटसोर्स करने। फिर वो यहाँ पे इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, फिर वो एक आ जाते हैं इंश्योरेंस वाले के जेंडर आपने क्यों रखा है, फिर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर सस्सी वाले आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर आप आउटसोर्स कर लें। ये मेरा ख्याल से पाकिस्तान में समझाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल, कि भाई हम $3,000 पर मंथ दे दें, बाकी बात खत्म हो गई। बाकी सारा हमें जो है ना डेली बेसिस पे वो हमारे लिए इस टाइम से इस टाइम के बीच में वो फुली हमारे लिए अवेलेबल होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो हमारे पास ये फ़र्क हो रहा है कि वो $3,000 अगर आप कन्वर्ट करें तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, उसमें जो है ना अच्छी सैलरी उसकी भी निकल जाती है, अच्छा अमाउंट बच भी जाता है ऑफिस का एक्सपेंसेस। तो अभी पूरी दुनिया जो है ना इस तरीके से स्मॉल और मीडियम लेवल की जो कंपनीज हैं बाहर की या स्टार्टअप्स हैं वो ऐसे कर रहे हैं। सही है। तो उसमें जो है ना, अगर इसमें सबसे बड़ा जो है ना एसईओ के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो अभी हम कमा रहे हैं ना वो इस साइड पे रिसोर्सेज। हाँ, डेवलपिंग तो है कि एक प्रोजेक्ट आपको मिल गया ना, उसमें फिर प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सही है। फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, चैलेंजेस आ गए, फिर जो है ना क्लाइंट कहता है कि मैंने ये नहीं कहा, ये कहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और 10 यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बंदा हमारे प्रेमिसेस में आपके लिए बैठा हुआ है इस आवर से लेकर इस टाइम तक, जो काम आपने करवाना है करवा दे। एट द एंड ऑफ मंथ आपको इनवॉइस भेजेंगे, आप पैसे भेजें, बात खत्म हो गई। बिल्कुल स्मूथ जो है ना। लेकिन इसमें एक मसला और भी तो आ रहा है, बंदा तो हमारे यहाँ अगले दिन उसके कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी XYZ तबीयत खराब हो जाती है, तो वो फिर चैलेंजेस, या वो छोड़ के चला जाता है एकदम से, वो अगले दिन आएगा नहीं और आपको बताएगा कि वो मुझे, तो फिर आप उसको कैसे वहाँ मैनेज करेंगे? हाँ, उसीलिए हमने जो ये टीम बनाने में जो अमूमन कहा जाता है ना, टीम बनाने में टाइम लगती है, तो ये जो अभी हम यूनिवर्सिटीज में जो ब्रांचेस खोल रहे हैं वो इसीलिए खोल रहे हैं कि टीम बना रहे हैं, इन्वेस्ट उन पे जो कर रहे हैं वो टीम बना रहे हैं कि यस
जो है वो डेडिकेटेड बंदा है। मुझे लग रहा है आपकी ये भी जो आप यूनिवर्सिटी में खोल रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस भी कम कर रहे हैं कि यार मैं पूरा ऑफिस लूंगा फिर, तो आप यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे उठा रहे हैं इसी वजह से कि कहीं ना कहीं आपकी भी सोच है कि हम बजाय इसके कि पूरा खुले इंक्यूबेशन पे चले जाएं तो सस्ती कॉस्ट पड़ेगी। दोनों मतलब विन विन कंडीशन है। विन विन कंडीशन ऐसी है कि देखें, एक यूनिवर्सिटी का बच्चा, कराची की यूनिवर्सिटी का बच्चा, तो आपको पता है कि मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर लेता है, काम कर लेता है, मतलब रेडी टू इंडस्ट्री होता है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज है नहीं, तो वो रेडी टू इंडस्ट्री नहीं होते। वो जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं फिर उनको पता चलता है कि इंडस्ट्री में, दुनिया में क्या हो रहा है वो। अब इंडस्ट्री उनके पास जा रही है, उनके पास जो है चले गई तो उनका भी हो गया। हाँ, तो वो रेडी फॉर इंडस्ट्री होंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे। वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का बात करेंगे, भाई मैंने आईक्रेडिट जैसे ग्लोबल ब्रांड में मैंने जो है ना 2 साल की जॉब की हुई है, मैंने काम किया हुआ है, इन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और उसको सैलरी भी मिलती रहेगी, उसके एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटी लाइफ के कवर होते रहेंगे। हमें ये होगा कि हम ठीक है भाई 100 रखे, 100 में से जो है ना वो चले फिल्टर होके 40 हमारे पास जो है ना वो ऐसे लोग आ गए जो डेडिकेटेड हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो हम उस कोर टीम में शामिल कर सकते हैं, जो हमारे लिए ग्लोबल का उसके लिए काम कर सकते हैं। और वो एक जो डायलॉग जो चलता है वो भी खत्म हो जाएगा कि एजुकेशन जो बच्चा हासिल कर रहा है वो इंडस्ट्री लेवल का नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी एक कवर हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली पाशा में जो है वो, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाशा की इस्लामाबाद में CXO की मीटअप हुई थी, तो वहाँ पे सेक्रेटरी IT, फेडरल सेक्रेटरी ऑफ IT साहब आए हुए थे। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, वो कहा कि यार जो अभी हमने सर्वेज किए हैं और उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जो IT इंडस्ट्री से IT एकेडमिया से IT प्रोफेशनल जो निकलता है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो, चाहे IT का हो, चाहे BCS का हो, जो भी हो, उसमें से 10% अपने प्रोफेशन की जॉब ले पाते हैं, बाकी जो है ना नहीं ले पाते। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो ये 70% तक लेके जाएं। तो जब उनकी स्पीच खत्म हुई तो मैंने जो है ना वो सवाल किया कि मैंने कहा कि ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे आईक्रेडिट कर रही है, तभी होगा कि इंडस्ट्री चली जाए एकेडमिया में, वहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोले वहाँ पे, ताकि वो रेडी टू इंडस्ट्री हो। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हुए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, तो आप कितना भी जो है ना ये चीज़ें करते रहें कि 70% तो नहीं हो पाएगा। तो ये फाइनली हो तब पाएगा जब हम इंडस्ट्री चली जाएगी उसमें, जिस तरीके से आईक्रेडिट अभी कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के बराबर में जो है ना हम अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, ताकि वो भी रेडी टू इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी फ़ायदा हो। जब मैं उन बच्चों से जिनको हायर हम करते हैं इंटर्नशिप पे, उनको कहता हूँ कि शायद आपको लगे कि ये हमें 15,000 20,000 हमें मिल रहे हैं जो है ना 2-3 घंटे के, मगर मैं कहता हूँ कि ये हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, एक के लिए करोड़ों की अपॉर्चुनिटी है। जब आप इंडस्ट्री में पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा। नहीं, वो तो वैसे भी आप खुद भी हायर कर लेते हैं, उसको उसी वक्त रियल वैल्यू देते हैं ना। एग्जैक्टली वो तो आप खुद भी, अगर वो वैल्यूबल पर्सन होता है तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक और चैलेंज है मुझे दिख रहा है यूनिवर्सिटी के बच्चों में, कि वो आए दिन उन लोग की, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते, मेच्योर नहीं मैंने रखे हैं बड़े ना, तो इस वजह से मैं इतना डाइव इन करके जा रहा हूँ। इमेच्योरिटी लेवल मैंने इनमें बड़ा देखा है, क्योंकि वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर जैसे उनको दिमाग में होता है आज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने देखा है कि जब भी अगर 18-20 साल या 22 साल का बंदा रखते हैं ना, तो थोड़ा इनमेच्योर होता है और उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती। एक तो उसकी शादी नहीं होती और वो फंडेड बाय फैमिली हो रहा होता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको कैसे फिर मैनेज करते हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। मैंने आप जो कहा ना कि हम फिल्टर करते हैं 100 में से जो है ना, तो वो जो 1 महीने का हमने रखा हुआ है ना, उसमें वो फिल्टर हो जाता है बच्चा कि यार ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, ये डेडिकेशन से टाइम देता है या नहीं देता, ये सुबह को इसको 8 बजे का है, ये 8 बजे पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता। तो ये वाली सारी चीज़ें होती है ना इन चीज़ों पे, और प्रॉपर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, चीज़ें करते हैं कि भाई प्रोफेशनलिज्म में ये होता है, ये वाली चीज़ें होती हैं, ये होती हैं। तो एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, फिर उनको जो है ना वो 1-2 महीने के अंदर वो देखना, फिर फिल्टर करना, फिर जो निकल आते हैं लोग, तो जो है ना वो तो नहीं तो अच्छा, मुझे 2 सवाल एक साथ बनते हैं तो मैं 2 एक साथ कर रहा हूँ। एक तो आपकी कंपनी कब से है, दूसरा अभी जो चैलेंज हमारे पास आ रहा है, ये जो इनोवेशन आई है AI की, क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पूरी जर्नी के अंदर कंपनी के हिसाब से?
जी पहले आप पहला सवाल है कि कंपनी कब से, तो फिर आइडिया होगा ना कि वो पहले एसईओ भी चेंज हो गई, अभी लोग कंटेंट पहले मुश्किल होता था कंटेंट राइटर रखना, इमेज बनाना, अब धड़ इमेज बन जाती है। तो आपकी कंपनी कब से, उस वक्त क्या सिनेरियो था और अब करंट क्या सिनेरियो है? कंपनी 10.5 साल हो गए कंपनी को, ठीक है। और एआई के आने से चीज़ें चेंज हुई हैं, ज़ाहिर है एसईओ के इवन जो है ना गूगल का एल्गोरिथम, गूगल ने बहुत अपने आप को अपडेट किया है, एल्गोरिथम उसके चेंज हो गए। जो टेक्निक्स पहले आज से 2-4 साल पहले काम करती थी वो नहीं आई है, बट अगेन इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का शेयर अपना है, तो हम उसके साथ साथ जो है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं। वो आंसर इंजन गूगल में अगर चैट जीपीटी पे आगे कोई सर्च कर रहा है कि पाकिस्तान में टॉप जो है एसईओ की कंपनीज कौन सी हैं या दुनिया की टॉप एसईओ की कंपनीज कौन सी हैं, उसमें से हमने पहले ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास लीड्स जो है ना वो चैट जीपीटी के थ्रू आना शुरू हुई, क्योंकि उसके आखिर में यूआरएल में लिखा हुआ था कि जो है ना ये रेफरेंस जो है ना चैट जीपीटी से जो है आई है। तो ये चीज़ें कवर करते जा रहे हैं कि मतलब जो भी वो आ रही है, या एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन का जो है ना एक आया है जो है कॉन्सेप्ट कि उसको हम कवर करते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम स्टक हुए हैं कि भाई सिर्फ इन सर्च इंजन्स को देखना है। तो ऑप्टिमाइजेशन का जो भी टेक्निक्स है हम उन सबको कवर करते जा रहे हैं। तो उससे और ज़्यादा हुई है हमारी जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बजाय के कम होने के। मतलब लोग अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यार अब तो ज़रूरत नहीं है, लोग चैट जीपीटी सर्च कर रहे हैं अब क्या गूगल पे, इस तरह का अभी तक ट्रेंड नहीं इस किस्म का नहीं आया। चैट जीपीटी पे लोग आए हैं और एक अंदाज़ा है कि मतलब एक शेयर जो है 1-2 सालों में जो है वो गूगल का और सर्जन का चैट जीपीटी ले लेगा। मगर पहले से अगर आप उनके लिए रेडी होते हैं, आप उसके लिए कंटेंट और ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी के लिए, एआई के लिए पहले से ही ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपने आप को, तो हर जगह से तो आपके पास ही आएंगे फिर। लेकिन इसमें एक सवाल और बनता है, वो ये बनता है कि अगर हमारी एक वेबसाइट के लिए हमने एसईओ कराई है, एक कीवर्ड ले लेते हैं XYZ कीवर्ड के हिसाब से हमने करा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी पे चला जाएगा या उसकी टेक्निक्स अलग है? गुड क्वेश्चन। एक तो ये है कि देखें चैट जीपीटी ने के पास जो भी वो डिसीजन करके आपको दे रहा होता है वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होती है। और उससे इंफॉर्मेशन कहाँ से ली होती है? इंटरनेट से ली होती है। इंटरनेट से मतलब कोई भी सर्चिंग इंजन हो गया तो गूगल हो गया या फिर बिल्कुल उन्होंने दुनिया भर के इंटरनेट से जो है ना जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है वहाँ से ली होगी। और पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेटेस्ट उन्होंने नहीं ली है और आप उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो आपने एक क्वेश्चन कर लिया, एक मैंने कर लिया, उसी चीज़ के बारे में 500 लोग दुनिया भर से और करते हैं, तो वो देखना शुरू करता है कि भाई ये बार बार क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है और इसका मेरे पास जो है वो डेटा लेटेस्ट करंट नहीं है। अगर 2025 के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई 2025 के बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज कौन सी है, तो वो डेटा उसके पास नहीं होगा, तो वो जो है वो फ्रेश डेटा ढूंढने की कोशिश करेगा। और दूसरा है कि आप उसको ऑप्टिमाइज खुद कर सकते हैं कि भाई आप उसको जो है वो सवाल पूछेंगे तो वो भी करें और फिर फीडबैक देंगे कि भाई आपने जो मुझे कंपनीज बताई हैं उनमें से ये कंपनीज क्या नहीं है, तो वो दोबारा एक्सप्लोर करेगा, चीज़ें करेगा, तो अल्टीमेटली जो है ना वो कहेगा कि यस जो है मतलब वो इन्फॉर्मेशन वहीं से उठाएगा या तो वो बीइंग से उठाएगा गूगल से। तो अच्छा इसमें एक और भी सवाल बनता है, तो या तो बीइंग से उठाएगा या गूगल से उठाएगा या याहू के सर्चिंग इंजन से उठाएगा। अच्छा ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि चैट जीपीटी इटसेल्फ बीइंग के साथ एसोसिएट है, तो हमें क्या फिर बीइंग पे भी रैंक करना जरूरी है? तो बीइंग पे रैंक करे तो आई थिंक वहां से एसोसिएट हो जाए। हाँ लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादातर गूगल पे रहते हैं, हम बीइंग पे कभी ट्राई भी नहीं करते, आई थिंक ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ मगर देखें ये भी तो खुद सर्च इंजन से ना, तो यहाँ से नहीं इंटरनेट से उठाता है ये डेटा। अच्छा इंटरनेट से उठाता है, सर्चिंग इंजन से इसका ताल्लुक नहीं? हाँ सर्च इंजन से नहीं उठाता, ये इंटरनेट से उठाता है कि दुनिया के जितने भी डोमेन्स हैं उन पे जाता है उनकी, जैसे गूगल उठाता है डेटा। ठीक है, गूगल उठा के अपने पास, हम खुद वेबसाइट सबमिट करते हैं तो वो उठाता है। अब तो पहले तो उठा लेता था, अब हम सर्च कंसोल में डालेंगे वो फिर इंडेक्स करता है देन फिर वो उठाता है। वो तरीका भी है। हाँ। मगर आप सर्च कंसोल में कुछ भी ना डालें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सही है कि एक इस्लामाबाद की गवर्नमेंट का एक इदारा हमारे पास आया कि भाई हमें भी एसईओ करके दे। मैंने कहा आपको एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा आपका कोई कॉम्पिटिटर है? उन्होंने कहा कि नहीं।
हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैंने कहा आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो गूगल अल्टीमेटली सर्व करता है अपने यूजर को। सही है। 500 लोग पाकिस्तान से सर्च करेंगे कि भाई ये जो है मुझे सर्टिफिकेट इक्विवेलेंस मुझे चाहिए सर्टिफिकेट की, और वो आप कुछ भी ना करें, इवन एसईओ की टेक्निक भी यूज ना की हो, वो ढूंढ ढूंढ के आपकी वेबसाइट उनको दे देगा। क्योंकि यूजर जैसे ही आएगा वो अगर गूगल के क्रोम से आया तो देखेगा यार ये यूजर यहाँ क्यों गया, फिर एक और यूजर आया इधर क्यों गया, तो फिर उसको इंडेक्स खुद कर लेगा। हाँ, गूगल पे आप डेटा ढूंढेंगे। अच्छा, गूगल की प्राइमरी जो काम है ना वो अपने यूजर को सर्व करना है। सही है। ठीक है, तो एसईओ की टेक्निक तो तब काम आती है ना जब ढेर सारे आपके हजारों आपके 100 आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। सही है। फिर उनके ऊपर कैसे जाना है हमने, वरना आप अपनी वेबसाइट के, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ भी ना करें, गूगल सर्च कंसोल में भी ना डालें, कुछ भी ना करें, सिंपल वेबसाइट बना ले और उसको लोग गूगल पे ढूंढे, सिर्फ ढूंढे, और आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर नहीं हो। देखें कि आप जो है ना 2 दिन के बाद टॉप पे होते हैं या नहीं होते, 100% आप होंगे, क्योंकि उसका प्राइमरी मकसद है कि वो गूगल जिंदा ही इसी वजह से है कि वो अपने यूजर के सुनता है, उसके मुताबिक आप उसमें कोई भी एसईओ की टेक्निक यूज ना की हुई हो, ना ऑन पेज किया हो, ना ऑफ पेज किया हो, कुछ भी ना किया हो, आपकी टॉप पे होगी जो है ना वो वेबसाइट। तो हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और ये सारी चीजें तब करते हैं जब हमारे हजारों कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उन सब से ऊपर आना चाहते हैं, तब ये सारी चीजें करते हैं, वरना एक वेबसाइट ऐसे ही जो है ना वो टॉप रैंक हो सकती है। ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया कि अगर कोई ऐसी सर्विसेज कोई ले आए, अगर हम कोई ऐसी ऐप बना लें जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो, तो फिर उसकी एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है, और उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह बस थोड़े से प्रॉपर हो। हाँ, ऐसा ना हो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी ना, वो गूगल को समझने में आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, वो सारी चीजें होगी। बट अगर वो कुछ भी ना हो, सिर्फ आपके कंटेंट में वो चीजें हो, फिर भी अगर यूजर की डिमांड है, वो हजारों लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसको ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से वो, मतलब जैसे एक डोमेन रजिस्टर होता है ना, तो उनके पास से एक जो है ना वो एक क्राउलर उनके पास जाता है, देखता है कि किस किस्म की वेबसाइट है। आप सर्च कंसोल में जाएं ना जाएं, सबमिट करें साइट में ना करें, एटलीस्ट वो अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। अच्छा, आपके पूरे ओवरऑल बिजनेस में मैं सवाल ही करना, तो चाहे वो ब्रांचेस हो या आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, क्या चैलेंजेस इस वक्त लगते हैं कि आपके पास अभी हैं, या मतलब पास में क्या चैलेंजेस है, या फ्यूचर में क्या आने वाले हैं, प्रेजेंट पास फ्यूचर में क्या चैलेंजेस बिजनेस में अभी करंटली हैं आपके, कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, पहले भी होंगे चैलेंजेस, आज भी हैं, और हो सकता है फ्यूचर में भी आए। हाँ, तो क्या डिस्कस शेयर करना चाहते हैं? पास में, अभी और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पास में तो ये चैलेंज था कि भाई बिजनेस बाहर से कैसे लाएं। हाँ, ये था, उसको तो एक यूनिक तरीका हमने निकाल के एसईओ का हमने जो है ये तो हमने वो कर लिया। एक जो एग्जैक्टली आपने बात की ना, मैं उसको आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि एक जो इमेच्योर बच्चा आता है ना, जो अब उसको ट्रेनिंग के मरहले में होता है, और उसके बीच में जो है ना वो गलतियां कर बैठता है। गलतियां क्या कर बैठता है, एक बच्चा जो अभी ट्रेनिंग उसमें है, छोटी मोटी चीज वो सोशल मीडिया पे उछाल लेता है। उनके लिए सोशल मीडिया तो अभी ऐसी बन गई है कि भाई जो वो हर एक्सपर्ट भी होते हैं, वो सारे वो फौरन एक्सपर्ट हो जाते, सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई कंपनी की कोई चीज हो, कोई छोटी मोटी वो सारी चीजें, वो जो है ना वो क्या डिस्क्लोज करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें। तो ये एक मतलब है कि मतलब अच्छा, फिर वो बच्चा आगे चल कर वो रियलाइज करता है कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये चीजें कर दी। बट ये एक चैलेंज है कि मतलब एक इमेच्योर उनको जो है ना ट्रेंड करने में, जब तक वो प्रॉपर ट्रेंड हो, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म का उसको पता चले। सोशल मीडिया तो वो आरफा सैयदा कहती है ना कि जैसे वो जो है ना वो बंदर के हाथ में जो है ना वो आपने थमा दिया है, तो मतलब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी जगह पे है, मगर नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कोई कुछ भी उठा के डाल देता है, फिर जो है ना वो उनके बटन। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे पास भी होता है कि आप मेरे पास आए, शायद पॉडकास्ट की तस्वीर डालें न डालें, हम सोचते हैं यार अभी डालेंगे, रुक जा थोड़ा टाइम। मुझे ऐसा लगता है उनका टाइम भी होता है, पूरी स्टोरी बना के डालते हैं कि मैं गाड़ी से उतरा, अब मुझे तैसी मैंने रिसीव किया और मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ।
तो यार ये तो बना कैसे लेते यार ये लोग। कल ही मैंने देखा एक बंदे का, यार ये बनाते कैसे। तो आई थिंक उनके पास कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं होती है, 18-20 साल के होते हैं। हाँ, हाँ, अम्मी खाना दे देंगी, हाँ, हाँ, अब्बू कमाने जा रहे हैं तो घर जाके फारिग होते, पढ़ा 5 घंटे। हाँ, इतनी प्रॉपर स्टोरी डालते हैं वो, इतनी प्रॉपर स्टोरी, मैं अमेज है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक आपको जो है ना वो ये जो इमेच्योर जो है ना बच्चा, उसके ये जो बच्चा जो इमेच्योर है, उसको जब तक वो ट्रेंड हो प्रोफेशनलिज्म के, वो जो वो चीज़ें सीखे, उससे पहले जो गलतियां कर बैठता है। अच्छा, एक बच्चे को मैंने जो है ना वो तफसीलन समझाया। उसने किसी कंपनी के बारे में जो है ना वो लिख लिया था कि भाई इस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया और जो है ना 1.5 महीना पूरा होने वाला है, अभी तक मुझे लेटर नहीं मिला, और ये ऐसी कंपनी वैसी कंपनी है। मैंने कहा कि बेटा देखो, तुमने पहली मर्तबा तो डाल दी, ठीक है, तुम्हारा लिंक्डइन का नेटवर्क है, पहली मर्तबा तुम पहले लोग ट्रस्ट कर लेंगे। अगर इससे अगली कंपनी में जाओगे उससे थोड़ा और टफ टाइम मिलेगा, एक और अब तुम डालोगे, ऐसा ही है। इससे और अगली कंपनी में जाओगे, वो हो सकता है कि 5-7 महीने तुम्हें सैलरी ना दो, तो वह फिर तुम्हारे लोग तुम्हारी बात को सीरियस लेना छोड़ देंगे कि यार ये तो हर दफा जो है ना शिकायत वाली जो है ना उसमें। मैंने कहा कि ठीक है, चैलेंजेस हैं, वहां पे आप बैठ के डिस्कस करें, चीजें करें। ये कोई वर्ष इस किस्म का जो है वो सिनारियो आ जाता है, यस आपकी अपनी आवाज है, सोशल मीडिया पे उठाएं, मगर आप पे लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। आप छोटी छोटी बातों को लेके उठा के रखना शुरू कर देंगे, ये करना शुरू करेंगे। कब तक होगा? एक दफा तुम्हें सीरियस लेंगे। वो आपने भी वो सुना होगा शायद, वो एक जो है ना वो है कि एक बंदा होता है जो अपनी बकरियां लेके जो है ना वो चराने जाता है, तो हर दफा कहता है कि मेरी बकरियां जो है ना वो शेर खा गए। लोग जो है ना गाँव के भाग के आते हैं, फिर देखते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। एक दफा कहता है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा वाकई शेर आ जाता है और वो चिल्लाता रहता है, कोई नहीं आता। वो कहता है ये ऐसे ही बोल रहा होगा। तो ऐसे जो है ना ये इमेच्योर जो आते हैं उन पे ट्रेन करने, प्रोफेशनलिज्म उसमें आने में ये थोड़ा हमारे पास चैलेंज होता है, क्योंकि हम वहाँ से जो बच्चे ले रहे होते हैं तो वो चीज़ें जो है थोड़ी चैलेंजेबल है। इसमें एक और सवाल ये आता है, आपके जो ब्रांच सिस्टम रख रहे हैं, फिर आप उसकी SOP डिज़ाइन करते होंगे, तो वो SOP पे कैसे बनाई है उनकी SOP के भाई ये 1 महीने में ट्रेन होगा, उसके बाद हायर, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग प्रोसेस, तो इसको कैसे कौन डिज़ाइन करा? आप खुद डिज़ाइन किया है या फिर आपने किसी को? नहीं, हमारा प्रॉपर HR का एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके प्रोसेसेस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उन प्रोसेस के थ्रू जो है ना गुजर के वो चीज़ें निकलती हैं। तो प्रोसेसेस आपने कहीं से अडॉप्ट किए या आपने खुद ही बनाए? कुछ तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, कुछ उनको देखा है उसके बेसिस पे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड तो लेके आते हैं, मगर आपके लोकल डिमांड्स कुछ और होती हैं। ये बड़ी आपने पते की बात की कि वो जो वहाँ है वो उस पर एग्जैक्टली वो अलग है, यहाँ की डिमांड्स फिर उनको मिक्स करना पड़ता है कि यार यहाँ की डिमांड के मुताबिक वहाँ पे भी स्टैंडर्ड कोई ऐसा हो जो यहाँ पे भी जो है ना वो चल पाए। तो वो वाली चीज़ें जो है फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें होती हैं। अब मतलब आपका जितना भी सिस्टम है वो आप खुद ही डिज़ाइन करते जा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा हम एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मसला है, हर कोई कहता है कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे यार, अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। तो एक हमारा कंट्री है, मतलब इसमें अगर हम कंपेयर करें, वैसे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कंपेयर करें तो हमारी इनकम में अगर देखा जाए तो बहुत हमें सस्ते लोग मिल जाते हैं, एक ये है। लेकिन हम फिर भी अच्छे लोग नहीं बना पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, अच्छा एक डेवलपर बनाना है, अच्छा स्टेक का बंदा बना रहा है, तो वो भी नहीं मिलते। तो हम ऐसे अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर अच्छे एम्प्लॉय बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे फिर? उसके लिए तो मैंने शायद थोड़ी डिस्कशन आपसे की थी, मैं उसको जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जब तक अगर हमें स्किल्ड मतलब रिसोर्सेज चाहिए प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, उसके लिए तो वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल से उनको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास चैलेंज ये है कि मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स का मेंबर्स भी हूँ, उनका सिलेबस का चीज़ों का। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई ये जो हमसे मशवरे तो तुम ले रहे हो कि ये इम्प्लीमेंट कितने अरसे में करोगे, ये जो कि भाई कौन से कोर्सेज होने चाहिए, कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें। अगर प्रोसेस तुम्हारा इतना लंबा है कि 6 महीने चलेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, 6 महीने के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। तो एक तो ये है कि वो क्विकली जो है ना अडॉप्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ जो इदारे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं, इंडस्ट्रीज से अलाइन होके
और दूसरी है कि इंडस्ट्रीज को जो है वो क्लोज कोलैबोरेशन जो है ना आपका ज़रूरी है बहुत एकेडमिया के साथ। कुछ एकेडमियाज के में तो मुझे थोड़ा सा वो होता है कि कुछ मतलब चौधरी और वडेरा टाइप लोग बैठे होते हैं, वो उनको कोई कंसर्न नहीं होता स्टूडेंट के उस जो है ना वो उससे कि क्या आए क्या जाए, कुछ कोई इंडस्ट्री आए हमारे पास जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो है ना भाई मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का मेन मकसद क्या है कि टीचर्स को सैलरी, एम्प्लॉइज़ को सैलरी, यूनिवर्सिटी चल रही है, इस पूरे का मकसद क्या है कि बच्चे पढ़ के करियर बनाए ना अपना। एंड गोल ऐसे ही है, सबका एंड गोल सबका एंड गोल यही है। अगर एंड गोल पूरा नहीं हो रहा हमारे पास तो हम कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं है। तो ये करना पड़ेगा कि एकेडमिया को चल के जाना पड़ेगा इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री को कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी ताकि जब वो वहाँ से बच्चा निकले तो वो रेडी फॉर इंडस्ट्री हो, ताकि वो जो हम आईटी कंपनीज बार बार एडवर्टाइज कर रहे होती हैं कि यार ये बच्चा चाहिए, ये बच्चा चाहिए, ये स्किल वाला जो है ना हमें रिसोर्स चाहिए, हमें मिल नहीं रहा होता। वो वहाँ पे जो है ना कतार लगी होती है कि भाई हम 6 लाख जो है ना लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं आईटी के, उनको स्किल नहीं होता। तो ये जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कोलैबोरेशन है ये जैसे नहीं, जब तक नहीं होता तब तक जो है। मैंने भी सवाल किया था, मैं एक जरगा कहते हैं उसको, क्या चूरी मेंबर में था, तो वहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़ के हेड थे और ये थे। तो मैंने बोला भाई आप इंडस्ट्री के साथ, जैसे आपका एक मसला है ना, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि भाई हम नौकर तैयार नहीं कर रहे, हम एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं। अब मेरा पॉइंट समझे? मैंने बोला यार समझ नहीं आई मुझे। कहते हैं भाई अगर हम SEO सिखा देंगे, या मैंने उनको कहा था कि भाई हमारे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइनर सिखा दें, हम ये ट्रेनिंग दे देते हैं, ग्राफिक की दे देते हैं, हम SEO की सर्विसेज देते हैं, वेब डेवलपिंग सिखा देते हैं। तो कहते हैं ये तो सारे आप वो सर्विसेज बता रहे हैं जिसमें सारे जाके नौकरी करेंगे। हम एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं कि वो क्रिएटिव लेके आए, ना तो वो सर्विसेज के लिए तैयार हो पा रहे, अगर मैं देखूँ सही बार में, ना वो एंटरप्रेन्योर। अच्छा, फिर मैं जब एक और किसी यूनिवर्सिटी में गया था जूरी मेंबर, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट लेकर आए थे वो उन्होंने कहा कि भाई आप आए हैं, देखिए हमारे बंदों ने प्रोडक्ट बनाई हैं। अब वो जो प्रोडक्ट लेकर आया एक बंदा, वो लेकर आया एक तो अमेजोन का स्टाइल में कि हम बुक सेल्स करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे 300 रुपये की वो अकेले से जाके खरीद लेगा, ऑनलाइन क्यों खरीदेगा? इस तरह का। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें अमेजोन ऑलरेडी 20 साल पहले आप स्टडी तो कर लें, फिर दूसरी प्रोडक्ट लेके आ गए, वो क्रीम की, ब्यूटी की क्रीम, एक फीमेल, हर कोई फीमेल की क्रीम ले आते हैं। तो मैंने कहा इसके यहाँ तो पाकिस्तान में आपके पास चैलेंज नहीं कि अभी आपको क्रीम लग गई, आपने इसकी सर्टिफिकेशन किससे ली, कोई मेडिकल का था, अगर उसके कोई एरर, अब यहाँ तो तुम बच जाओ, लेकिन बाहर मुल्कों में तो तुम्हें जेल हो जाएगी। ठीक है, अगर कैसे अब वो एंटरप्रेन्योर भी जो बना रहे हैं, तो मैं नहीं समझ में आया कि वो एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो आपको ज़्यादातर फेल होते हुए मिलेंगे अगर वो पहले से इंडस्ट्री में उसने जॉब नहीं की होगी। तो 100% ऐसे 2 साल सही, 3 साल सही, 4 साल सही, अगर वो इंडस्ट्री में जॉब नहीं करता जिसमें वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो वो फेल होगा। बजाय मैं जस्ट सवाल करता हूँ, मैं कोई मेरे ख्याल में 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में मैं डिफरेंट में जा चुका हूँ, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताएं, एक नंबर है कि 75,000 के करीब जो है ना वो जो है IT ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, जो है ना डिफरेंट डिसिप्लिन में, आप किसी में भी आप उसको ले लें। और अगर 3 लोगों का भी एक ग्रुप हो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा हो, तो 25,000 जो है ना सही है। ठीक है। अब 25,000 का मैं कहता हूँ कि 1% क्या बनता है 25,000 का? 1% 2,500। मैंने कहा क्या 2,500 हर साल जो है ना कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप, कोई बिजनेसेस निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। मैंने कहा अगर नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला नहीं चल पा रहा है ना, तो इसके लिए जो है कुछ देखेंगे नहीं। अच्छा, कहेंगे भी ऐसे कि कोई यूनिक आइडिया ले आओ। अब वो 75,000 यूनिक आइडियाज में से अगर 2,500 भी नहीं निकल रहे, जो है ना कोई 5 नहीं निकल रहे भाई, नहीं निकल रहे, तो मतलब ये अब ये मॉडल नहीं चल रहा, तो कुछ और करना पड़ेगा कि या तो इन बच्चों को पहले से जो है ना वो जॉब करवाओ, उसी इंडस्ट्री में कुछ करवाओ। अभी से एंटरप्रेन्योर तैयार करोगे तो भाई एटलीस्ट हमें बड़े माशाल्लाह से इंक्यूबेशन सेंटर बना दिए, लेकिन भाई हमें 2,500 पर मंथ, भाई 1% मैंने बताया ना कि जितने भी प्रोजेक्ट हर साल सिर्फ IT के बन रहे हैं उसमें 1% मतलब 2,500 मुझे दिखा दो पर ईयर। तुम्हारे 10 भी पूरे साल में नहीं निकलते होंगे।
तो ये परसेंटेज 0.000 पॉइंट क्या होगा? मैं रिसेंटली D/ में गया था, मैं तो नाम ले देता हूँ, जहानारा के इवेंट में गया था परसों, जिस दिन में गया था आपसे वहीं तो मुलाकात हुई थी मेरी। हाँ, तो मैंने जितने भी स्टार्टअप देखे, अब आप बताएं कि वो 10 साल से उनको रगड़ रहे हैं। एक तो टिम वाला, फिर वो आके खड़ा हो जाता है। हाँ। ठीक है, फिर एक वो बायोनिक वाला, भाई 10 साल से तुम इनको 10 साल हो गए भाई, इनको अब तो जान छोड़ दो। वो ग्लोरिया वाली, मैंने कहा इनके पॉडकास्ट 3 साल पहले किए थे और इनको बनने में पाए, वो वही 10 साल से तुम स्टार्टअप लाके खड़े कर देते। भाई ये क्या चल रहा है? ये तो बस 10 किसी तरह से मेरे ख्याल है 10 साल में आ गए, वही आके खड़े हो जाते, वही दिखाते हैं हमारे स्टार्टअप। भाई इसकी जान छोड़ दो। एग्जैक्टली तलसीन भाई, आप देखें कि मैंने कुछ मतलब ऐसे देखे, कुछ पर्सनालिटीज देखे, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज है पाकिस्तान की, एक रिस्पेक्ट है, बट वो एक सर्कल में घूम रहे होते हैं कि भाई ये 40 स्टार्टअप, ये 20 स्टार्टअप, या ये उनको वो करना है, सपोर्ट करना है। भाई पूरे पाकिस्तान पड़ा हुआ है, कहीं कोई थर से बच्चा ले लो, कोई कहीं से ले लो, कोई कहीं से ले लो, जहां से टैलेंट मिलता है ले लो। तुम एक सर्कल में घूम रहे हो तो फिर यही होंगे कि वो आपकी बात की तरह 3 साल पहले वाला वही जो है ना, वो 8 साल पहले वाला वही चीज हो गई, वही चल रहा है। अच्छा महबूब भाई, एक पर्सनल सवाल करने वाला हूँ मैं। जी। मैंने देखा पाशा के ऊपर भी आपका आई क्रिएटिव लगा होता है, फ्रंट सीट लगी हुई होती है। अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं रिजवान जाफिर भाई, मैं तो उनका भी रोटरी मेंबर भी हूँ, मेंबर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट में आने वाला हूँ इस ईयर। तो उन्होंने भी आपको फ्रंट सीट दी थी। मैं उनसे तो सवाल नहीं कर सकता एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे सीनियर्स में से भी हैं। तो कहते हैं यार ये से पैसे दिए ये टॉप पे बैठा है, क्या ऐसे ही है या आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ बैठते हैं? ये एक सवाल है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, उसमें बिल्कुल बिगनिंग से आता हूँ कि मेरी जो है जो प्रेजेंस मीडिया में आना शुरू हुई, कब से आना शुरू हुई, कैसे हुई, मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेता हूँ। मेरे पास अभी व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है कि हम टीवी के लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपका फीचर्ड लिस्ट में गूगल में नाम आया है, हम आपसे राब्ता आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। सही है। पहला उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ है, और वो जो है ना कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई वो नहीं है, उन्होंने जो है ना खुद रीच करके, और फिर उनकी रीच जो है ना वो लाखों में गई है, मतलब लाखों। मैं आपको दिखा सकता हूँ, 5 डिफरेंट लोगों ने डाउनलोड करके वो जो है वो मेरी वो जो क्लिप थी वो रखी है फेसबुक पे। कोई 1000 मरतबा शेयर हो चुकी है, कोई 1005 मरतबा शेयर हो चुकी है, कोई कितने मरतबा मिलियंस में जो है ना वो व्यू हो चुकी है, जो है वो डिफरेंट उस पे। और मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है कि उन्होंने रीच किया कि हमें। अब मैं आता हूँ एक्सप्रेस वालों पे। एक्सप्रेस वालों ने मुझसे इंटरव्यू किया, मेरे पास रिकॉर्ड है लिंक्डइन पे मौजूद कि एक्सप्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एडिटर थे, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया, मुझसे टाइम लिया। 2 दफ़ा टाइम मैंने जो है ना मिस कर दिया, फिर तीसरी दफ़ा जो है ना उन्होंने जो है फाइनल वो किया, और ये मेरे पास रिकॉर्ड है। बोल टीवी पे जो कनाडा से बैठा हुआ बंदा मेरे बारे में बोल रहा है कि भाई मैंने जब दुनिया में ढूंढना शुरू किया तो टॉप 6 नंबर पे मुझे जो है ना ये नाम मिला। सही। वो किसी ने रात को मुझे जो है ना लिंक भेज दिया, और जो है ना उस बंदे ने खुद मुझे करने के बाद भेजा। मेरे पास वो सारे किस्म के जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है कि लोग ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचे कि जो है आपका इंटरव्यू करना है, आपकी ये सारी चीज़ें करनी है, ये करनी है, वो सारी चीज़ें। तो एपीटीवी पे 2 मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई वो जो है ना लोग मुझे कहा कि आपसे इंटरव्यू करना है। दोनों दफ़ा जो है ना मैंने किसी को कहा ना किसी को। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैंने कहा कि 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैं सेशन दे चुका हूँ। सही है। उसमें कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है जिसको मैंने कहा हो कि यार मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे शायद मैं अगर खुद कहना चाहूँ तो शायद मैं पूरे पाकिस्तान तक अभी तक पहुँच चुका होता। अच्छा, मैं एक चीज़ पब्लिकली दावा के साथ कहता हूँ कि भाई मैं एक गांव से निकल के यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, जो चीज़ें की हैं, मुझे बताएं कि कोई भी मेरे क्लोज फ्रेंड में से कोई, उसमें से कोई मुझे एक बता दे कि भाई मैं जो है किसी को मैंने आज तक कहा हो कि मुझे जॉब दिला दे, किसी एक को मैंने कहा हो कि मुझे प्रोजेक्ट दिला दे। यस,
कभी किसी दोस्त से उधार पैसे लिए होंगे, किसी से इन्वेस्टमेंट्स लिए होंगी, वो करके उतनी वो करके वापस दी होगी। कभी लाइफ में मैंने इस किस्म की फेवर नहीं मांगी किसी से कि मुझे जो है कोई प्राइम टाइम दे दे या मुझे जो है वो सीट पे मुझे किसी बिठा दे, मुझे उस पे बिठा दे, मुझे जॉब दिला दे, मुझे प्रोजेक्ट दिला दे। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो भी स्टार्ट हुआ टीवी चैनल से लेकर, मैं दोबारा नाम लेता हूँ, एक्सप्रेस, हम टीवी, जितने भी मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड है मेरे पास व्हाट्सएप पे, उन्होंने रीच किया मुझे और बार बार फॉलो अप किया कि जो है वो आपको अभी आना है, इस टाइम आना है यहाँ पे, जो है वो इंटरव्यू के लिए। और फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। सही है। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी। घबराहट होती थी शुरू में कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? हाँ, यकीनन शुरू में, क्योंकि मैं तो मतलब 8 साल जो है ना, मैंने जो रिसर्च की है ना गूगल पे, गूगल को एल्गोरिथम के अंडरस्टैंड करने में गुजारे हैं, चीज़ों को वो करके फिर एसईओ में नाम आया है, ऐसे नहीं आया। तो मैं तो पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं था ना, कहीं पे हो ही नहीं था। तो एकदम से जो है ना, जो इंटरव्यूज और शुरू हुई, तो जाहिर है मुझे वो होता था कि यार ये क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बट एक दफ़ा से स्टार्ट हो गया तो हो गया। और फिर कहा कि भाई दिल की बोलनी है, जो अंदर सच है वो बोलना है, एग्जैक्टली। लेकिन मीडिया में इतना टाइम, जैसे अभी हम लोग 1-1.5 घंटे से बैठे हुए, मीडिया में इतना टाइम नहीं होता ना कि 5-10 मिनट देते हैं और उस वक्त बस उसी टाइम में बोलना है। क्या एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में और मीडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एग्जैक्टली ऐसा ही है। पॉडकास्ट में आप खुल के बोलते हैं, चीज़ें बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। और ये पॉडकास्ट आपका तो बहुत मुझे और ज़्यादा शानदार लगा। मीडिया में ये होता है कि इवन मैं रेफरेंस कहीं और का दे देता हूँ कि मतलब आईटी की इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अच्छी शख्सियात बैठी होती हैं। मैं देखता हूँ कि कामरान खान के शो में वो बहुत अच्छी बातें करने स्टार्ट करते हैं और कामरान खान उनको काट देता है, फिर दूसरा सवाल कर देता है। तो यस, मीडिया में ये होता है। ये बहुत इवन आपको पहले गाइड करते हैं कि आपने ये, आप जैसे आपने मेरे पास भूल का इसका नाम ले दिया, वहां लेंगे तो टूट करते थे, या फिर वो आपकी वो काट देते, लाइन ही काट देते, फिर आपको बोलते नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर वो कहते हैं पब्लिक मीडिया करते हैं, वो उनकी एक बड़ी वर्डिंग है। क्योंकि मैंने आई डिड रिसेंटली, मैंने कहा तो कहता है आप यूनिवर्सिटी का नाम, आप पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल दें, ठीक है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोल दें, फिर आप बोलें कि पब्लिक मीडिया था, या फिर वो इस तरह के अल्फाज उनके ना, और वो बड़े आपको पता भी नहीं चलता वैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे अगर आपने बोल कर नाम लिया तो बोल फेमस हो जाएगा ना कि भाई हमारा नाम आया, और ये नाम आया या वो नाम आया, और कुछ लोग नहीं यूज कर सकते। लेकिन पॉडकास्ट का मैंने ये बेनिफिट देखा है कि आपने जो बोलना है खुल जो बोलना है बोले, आप वो बिल्कुल खुल के बोले, दिल की बात बोले, और अच्छा भी होता है। महबूब भाई ये बताएं कि बेस्ट वे टू क्रिएट द एम्प्लॉय इन द पुअर कंट्री, लाइक डेवलपिंग कंट्री जैसे होते हैं, उनमें अगर हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना हो तो वो क्या तरीक़ेकार हो सकता है? जी हाँ, मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि एम्प्लॉयमेंट, अगर रोज़गार अपने क्रिएट करना है, और हम जैसी मुल्क में जहाँ पे रोज़गार, बेरोज़गारी एक बहुत बड़े हद तक जो है ना, लाखों में आपको, मिलियंस में बेरोज़गार लोग मिलेंगे और ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, उसमें जो लोग रोजगार क्रिएट करते हैं ना, उनके साथ मेरा थोड़ा सा ओपिनियन का डिफरेंस है। मैं कहता हूँ कि मैं उनकी मैं हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मगर ये है कि भाई अगर इस रोड पे लकीवन से मिसाल के तौर पर सदर तक कोई रक्शे 2 चल रहे हैं, ठीक है, या 12 रक्शे चल रहे हैं, ठीक है, 12 रक्शे चल रहे हैं, मतलब वो रोजगार अपना कमा रहे हैं, ठीक है। या यहाँ से नागन चौरंगी तक जो है ना वो रक्शे चल रहे हैं, 12 चल रहे हैं, वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। वहाँ पे मैं उठ के खड़ा हो गया कि यार मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ। मैंने 4 रक्शे लिए और 4 लोगों को दे दिए और उन्होंने उस रोड पे चलाना शुरू किए। होगा क्या, हो सकता है कि वो मतलब मुश्किल से अपना रोजगार वो जो है ना वो 12 निकाल रहे हो, अब ये 4 जो रोड पे आएंगे, अब वो भी मुश्किल में होंगे, ये भी मुश्किल में होंगे। ये सप्लाई डिमांड का ख्याल नहीं रखा ना। यस एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो जहाँ पे दूसरे का रोजगार डिस्टर्ब या
उसको जो है वो चैलेंज का सामना ना हो, दूसरे को कॉम्पीट करना ना पड़े जो पहले से मतलब एक चैलेंजिंग लाइफ गुजार रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सिंपल ये करो कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप अमीर तरीन मुल्कों से पैसा ले आओ, उनके जो है ना मिलियंस ले आओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मिलियंस ले आओ, यहाँ पे जो है ना लाखों लोगों को रोजगार दो और जो है ना वो वाली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो जहाँ पे यहाँ पे किसी का रोजगार डिस्टर्ब नहीं हो ना करो। अमीर तरीन मुल्कों से पैसा ले आओ, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की मतलब रोजी रोटी बंद नहीं होगी कि भाई कोई खाना नहीं खा पाएगा। वहां से पैसे ले आओ, वो सिर्फ आईटी और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ही सोल्यूशन है कि यहाँ से जो है बाहर से बिजनेस लाओ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और ये दिस इज अ बेस्ट सॉल्यूशन हम जैसी कंट्री के लिए। वरना हम रोजगार क्रिएट करने बैठेंगे जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट रोजगार क्रिएट करेगी क्या करेगी भाई, वो रोजगार क्रिएट करेगी ऊपर लोगों के ऊपर बर्डन होगा। मिसाल के तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पर उसको कैपेसिटी है 3 लाख रुपए लोगों को जो है ना वो जॉब देने की साल में, उसने अगर 10 लाख जॉब दे दिए, एक तो जो 60 लाख रोजगार के लिए बैठे हुए हैं लोग, उनमें से 10 लाख को दी तो 50 लाख तो नाराज होंगे ना गवर्नमेंट से, 10 को मिली 10 लाख को, और वो 10 लाख कहाँ से लोगों को सैलरी देने के लिए कहाँ से लाएंगे, वो टैक्स लगाएंगे और फिर बर्डन होगा गरीबों पे और ये सारी चीजें ये फिर दोबारा होंगी। बट या ये गवर्नमेंट के जो जॉब क्रिएट करने वाला या फिर हम जो है रोजगार क्रिएट करने के लिए जो रक्षा जो किसी को दुकान लगा के देते हैं पहले से वो है, मेरे ख्याल में इससे बहुत बेहतर है कि बाहर से पैसा लाएं। जिन कंट्रीज में पहले से अमीर तरीन कंट्रीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे पैसे लेके यहाँ पे रोजगार क्रिएट करें। ये मेरा जो है सॉल्यूशन है। नहीं, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि देखिए अगर मैं वैसी आपकी उसी से बता दूं, जैसे अगर आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर ऐसे 8-10 लोग और भी आ जाए, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, उनको आपको भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंपटीशन भी नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटर कहलाएगा लेकिन आप सेम इंडस्ट्री में घुसेंगे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, अगर आप ऐसे आप जैसे अगर 10 लोग और आ जाएं तो एम्प्लॉयमेंट खड़ी। $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटीज है इसमें, पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। उसमें एक हिस्सा हम लेके यहाँ पे ले आए तो लाखों लोग रोजगार से बन जाएंगे। अच्छा, अक्सर वो बेच तक ना, जैसे मैं भी अभी अपने देखा होगा, मैं सर्विस सेक्टर से निकल के एक प्रोडक्ट सेक्टर पर आ गया, तो मैं कहता हूँ क्या यूनिक वे है अगर हम मार्केट करना चाहते हैं, आइदर सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो। हाँ बिल्कुल, तो यूनिक वे जैसे हमने जो है ना वो निकाला, हमारे पास रास्ते जब बंद थे कि भाई हमारे पास फंडिंग भी नहीं है, बाहर कैसे जो है वो हमने अपनी जो है वो सर्विसेज पाकिस्तान से बैठकर जो है ना बाहर ऑफिस भी नहीं खोल सकते, कैसे जो है ना बाहर से लाएं, तो हमने ये एसईओ वाला यूनिक एक तरीका, नहीं ये यूनिक मत तो नहीं था, एक एसईओ की सर्विस थी, मगर इस तरीके से कि भाई इसको पूरी दुनिया में टॉप रैंक करें और वहाँ से जो है बिजनेस लाएं, और अमूमन जो अमूमन कन्वेंशनल लोग तरीके को इस्तेमाल कर रहे थे उसको छोड़ के। तो इस तरीके से ये यूनिक तरीके हैं। जैसे अभी जो है वो AI बेस्ड AI ड्राइवन एसईओ आ गई है, ये जो है वो पुल मार्केटिंग है, लोग चल के आते हैं आपके पास, तो जो चल के आते हैं आपको अमूमन पता होगा कि कोल्ड कॉलिंग या जो पुश मार्केटिंग होती है, 1000 लोगों को आप टारगेट करें, कितने लोग काम के निकलते हैं? 2 4 5 1% कर लें आप, 1000 में से शायद 7 बंदे 10 कर लें बस। 10 अगर वो जो गूगल से ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, अपना फ़ोन नंबर भी देगा, पर्सनल फ़ोन नंबर भी देगा, पर्सनल ईमेल भी देगा, चीज़ें भी देगा और पूरा फॉर्म फिल करेगा, आधे से वो पहले क्लोज है। तो ये वाली अगर मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हम अपनाएं और ये जो है यहाँ से बैठ के अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे जो है वो इस किस्म के यूनिक तरीके से हम जो है ना वो बिजनेस। अच्छा, एक और इसमें सवाल बनता है कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं एक तो XYZ सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे नॉर्मली लोग कहते हैं 3 से 6 बंदे लगे, हम आउटसोर्स कर दें, लेकिन बंदा खुद कर रहा है क्योंकि अपनी कंपनी है, एक कंपटीशन है नहीं, तो कितने अरसे में वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर जाएगा? क्योंकि अभी तो उसको बिजनेस जनरेट कर रहा है ना अपने लिए, अभी तो वो नहीं हायर कर सकता एम्प्लॉय या कुछ भी। हाँ, तो वो खुद करे अगर। अच्छा, मैं और कितने लोग चाहिए होंगे ये भी शायद मुझे। हाँ, यस, देखिए एक कीवर्ड का आप कभी भी मतलब कंफर्म किसी के साथ नहीं कर सकते कि इस कीवर्ड पे, मगर उससे रिलेवेंट कीवर्ड, ठीक है, 20 कीवर्ड हो गए रिलेवेंट। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
SEO services in the world, best SEO services in the world, best SEO companies in the world, best SEO agency in the world, best SEO consultant in the world. ये इस किस्म के आपको 50 सर्विसेज यूके कर लिया, पाकिस्तान कर दिया, इसमें 50 कीवर्ड मतलब ऐसे आ गए। तो आपको जो काम के हैं, जो कीवर्ड है, उसमें से जरूरी नहीं है कि एक आप कहें कि नहीं इस पे मैं हूं ना, हो सकता है कि उस पे आप ना 10 दूसरों पे आ जाए। आपको अल्टीमेटली तो बिजनेस जनरेट करना है ना किसी ना किसी कीवर्ड से। तो अच्छा, फिर हम अमूमन जब SEO की बात करते हैं ना, कि कोई भी पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, हम सिंपल कहते हैं कि अपनी वेबसाइट की URL दो और रीजन दे। रीजन, फिर उसकी वेबसाइट की URL देख के उसकी निच हम पता कर लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है और उस रीजन में कंपटीशन कितना है। तो फिर हमें लगता है कि एफर्ट्स कितनी लगेंगी और उसको टाइमलाइन, फिर उस हिसाब से टाइमलाइन और जो कास्टिंग उस हिसाब से हम देते हैं। अमूमन पाकिस्तान में जो है ना वो कंपटीशन ना होने के बराबर है, चाहे 2-3 सेक्टर को छोड़कर बाकी ना होने के बराबर है। यहाँ पे तो जो है शायद अमूमन 3-3.5 महीने में हो जाते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो आपकी अथॉरिटी वेबसाइट की कितनी बनी हुई है, उसकी रिपुटेशन गूगल की नज़र में ख़राब है, सही है, नई वेबसाइट बनानी चाहिए या उसी पे काम करना चाहिए। तो हम उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं। बाहर के लिए हम 6 महीने में दे देते हैं, समटाइम्स 7 महीने भी, 5 महीने भी। मगर अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी मतलब ठीक है, आपकी रिपुटेशन बहुत वेबसाइट की बुरी नहीं है गूगल की नज़र में, आपने कंटेंट कहीं और से कॉपी पेस्ट करके नहीं लगाया हुआ प्रीवियस टाइम में अपनी वेबसाइट पे, तो 3-3.5 महीने में जो है ना आराम से जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। अच्छा, मैं वो एक सवाल है, जैसे भी आपने कहा कि हम उसको सेल्स पे करते हैं, हम कीवर्ड पे करते ही नहीं कि भाई तुम्हें कितनी सेल्स आ देते हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट SEO सर्विसेज, इस पे सर्चेज आ रहे हैं 10,000, तो आप उसको कितना अज्यूम करते हो कि उसके साथ आपने 2-4 एलिमेंट कि हम इतनी सेल्स आपको ला के दे देंगे, मतलब 10,000 के हिसाब से कोई रेशो तो होगा ना? जी हाँ, तो फिर आप, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने जो आपका पॉइंट देखा कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट मैंने पकड़ लिया है, क्या बोलते हो उसको छोड़ दो भाई कि 10,000 रैंक है या नहीं है, हम आपको इतनी सेल्स, तो आप 10,000 पे कोई पर्टिकुलर रेशो बनाया हुआ आपने कि इतनी सेल्स हम ला के दे देंगे? जी हाँ, आप हमें एक कीवर्ड देंगे, नहीं है हम इस एक कीवर्ड पे नहीं रहेंगे, हम उसको गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके देखेंगे, उससे रिलेवेंट जो है ना 50 और कीवर्ड आ जाएंगे। उसमें देखेंगे कि प्योर यूजर इंटेंट वाले कीवर्ड कौन से हैं, जिसमें प्योर उसका रेडी टू परचेज है, वो रेडी टू परचेज है, उन कीवर्ड्स पे फिर देखेंगे। फिर हम जो है ना एक अंदाज़ा लगाएंगे। फिर हर निश का थोड़ा डिफरेंट होता है, हर इंडस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट होता है जो है ना वो फनल के इतने में से इतने होंगे, तो उस बेसिस पे फिर हमें एक फार्मूले बनाए हुए हैं जो अच्छा, मतलब कोई परसेंटेज लगी हुई कि 10,000 सर्च है या सबका मिला के 10,000 सर्च है तो हम उसको 5 सेल्स दे देंगे या 10 सेल दे देंगे, कुछ इस तरह का कोई फॉर्मूला है या नहीं? वो हर इंडस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये भी मसला है। यस, हर इंडस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर एवरेज तो यही आएगा 5-10 सेल्स या 15 सेल्स। हाँ, ऐसा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर अगला बंदा जो है वो एक सर्विस ले रहा है और उसके जो है वो 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसका डिफरेंट होगा। एक जो है ना वो 200 रुपए की चीज़ ले रहा है, उसका डिफरेंट होगा, तो उसका क्विक डिसीजन होगा और उसका जो है वो चीज़ें थोड़ी। लेकिन आपको एक ये भी तो चैलेंज आता होगा कि अगर एडवर्ट पे उसकी अगर एक बिट है या $60 की 1 क्लिक मिल जाता है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, मतलब अगर आपको मैं $1,000 दे रहा हूँ या 700 कर लें तो मुझे 100 क्लिक तो वहीं से मिल जाएंगे, तो मैं एडवर्ट को देता हूँ, आप मेरे से 6 महीने भी लो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, उस पर मैं आपके पास जो है इसके मैं सॉलिड आपको जवाब देता हूँ कि लोग SEO की तरफ क्यों ज़्यादा आते हैं, गूगल एड्स से ज़्यादा क्यों आते हैं। रीज़न ये है कि पहली बात ये है कि 10% से भी ज़्यादा कम लोग गूगल एडवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, बाकी नीचे आते हैं ऑर्गेनिक सर्च पे। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक या तो जो बहुत जल्दी में होगा, मिसाल के तौर पर किसी के बॉस ने कहा होगा कि तुम्हें कल जो है ना टॉप SEO की कंपनीज ढूंढ के मुझे देनी है, अब उसको सुबह को देनी है, अब उसने सर्च किया जो गूगल एड्स में टॉप आई थी, क्लिक करके जो है ना वो चला गया, वो दे दी। या कोई फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता गूगल से, जो है ना बस फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो वो उन पे क्लिक कर लेता है, मगर जो फ्रीक्वेंटली परचेज करता है ना गूगल से,
उसको पता है कि ये कल कला की कंपनी भी गूगल को पैसे दे के ऊपर आ गई होगी, ये जो ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आई है वो किसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आई होगी। आपका सवाल सही है। यस, तो यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज जो है आपके पास जो है ना वो आती है। और दूसरा ये कि गूगल एडवर्ड्स पे पैसे लगाते जाएंगे तब लीड्स आती जाएंगी। जिस दिन पैसे लगाने बंद कर दिए आपका स्टॉप। एसईओ उससे मुख्तलिफ है। एसईओ में ठीक है शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है, शुरू में रिजल्ट नहीं मिलते, मगर एक दफा आप टॉप पे आ गए, आपने एसईओ करवाना भी छोड़ दी ना, तब भी रहते हैं तो भी जो है ना महीनों तक आपके रिजल्ट्स रहते हैं, आपके पास लीड्स आती रहती है, चीजें आती रहती है, एक लॉन्ग लास्टिंग जो है ना इसकी जो है इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम गूगल एडवर्ड पे कुछ एड्स चलाएंगे तभी ताकि वो रैंक करेगा, ताकि ट्रैफिक आ जाए। क्या इसकी इस बात में सदाकत है? गूगल ऑफिशियली कहता है कि इन दोनों में कोई आपस में जो है ना कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो भी ऐसा ही है कि अगर गूगल इसमें कनेक्शन बनाता है ना, उसका अपना नुकसान है। नुकसान ये है कि क्योंकि उसको एक यूज़र को एक्सपीरियंस देना है, तभी यूज़र उसके पास आएंगे ना, तभी गूगल कहलाएगा, तभी मिलियंस जो है ना लोग उन पे विजिट करेंगे। अगर ये कनेक्शन बनाना शुरू करें कि कोई कल कला की कंपनी है, ना उसकी रेपुटेशन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, मगर क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड किया है, उसको आप टॉप पे ले आएंगे ऑर्गेनिक में, तो उसके जो है ज़ाहिर है सर्विस अच्छी दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो फाइनली जो है वो गूगल से लोग जो है ना छोड़ के किसी और सर्च इंजन पे चले जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह से आपका भी एक्सपीरियंस हो गया, मीडिया का भी हो गया, इंडस्ट्री का भी हो गया, यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने काफ़ी लेक्चर दिए हैं। इवन मैंने देखा कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ग्रुप चल रहे हैं, अगर हम इसका एक सवाल में अगर बनाते हो कि कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं गैप बिटवीन इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान के अंदर? जी हाँ, इनका थोड़ा ब्रीफ तो मैंने पहले बता दिया था। अब भी वही है कि भाई इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान गैप फिल करने के लिए दोनों तरफ से काम होना चाहिए। एक ये है कि जो इंडस्ट्री चिल्लाती रहती है कि हमें जो है वो डिमांड के मुताबिक लोग नहीं मिल रहे, तो भाई आप थोड़ा इन्वेस्ट करें, आप एकेडमिया में लेके जाएं अपनी इंडस्ट्री को, और वहाँ पे जो जाके जो है वहाँ पे लोग रेडी टू इंडस्ट्री करें। वहाँ से ही जो है ना लोगों पे छोटा छोटा इन्वेस्ट करना शुरू करें, उनको ट्रेंड करें, तैयार करें, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। एक चीज़ है, और इसमें गवर्नमेंट को भी जो है अपनी जो है वो करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो एकेडमिया में बैठे हुए हैं लोग, जो उन सीटों पे टॉप पे बैठे हुए हैं, वो अपनी वडेरापन, वो चौधराहट छोड़े, चल के जाए इंडस्ट्री के पास। वो समझते हैं कि हम हम वाइस चांसलर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो जो है बस इंडस्ट्री के पास चल के जाना होगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी होगी, उनके साथ कोलैबोरेशन करना होगा, उनको प्रोटोकॉल देना होगा कि भाई आप आए हमारे पास, जो है उनको फैसिलिटेट करना होगा, चीज़ें करनी होंगी, तो इंडस्ट्री आएगी। तो इन दोनों की जो है ये दोनों साइड से होगा। जब दोनों साइड से होगा तो आपकी इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो सारा जो है वो गैप ख़त्म हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे खुश होंगे कि यूनिवर्सिटी से जितने बच्चे निकल रहे हैं सारे जॉब्स पे लग रहे हैं, सारे अपने जो है ना करियर में ग्रोथ कर रहे हैं। इंडस्ट्री खुश होगी कि जैसी हमारी डिमांड है वैसे हमें लोग मिल रहे हैं। अच्छा महबूब भाई, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेलियर्स होते हैं, कोई बिजनेस में फेलियर, कभी ज़िंदगी के अंदर फेलियर, कोई ऐसा फेलियर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जी हाँ, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में तो ये चैलेंजेस तो डेली का जो है वो है छोटे मोटे, सही है, पर एक बड़ा जो है मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, वो शायद मैं पब्लिकली आज फर्स्ट टाइम जो है वो कर रहा हूँ। गूगल पे जो है वो टॉप रैंक तो कर ली जो है वेबसाइट, और पूरी दुनिया भर में नज़र आना शुरू हो गई, मतलब जहाँ पे भी कोई सर्च करे कि बेस्ट IT कंपनी। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कोई हमें आइडिया ही नहीं था कि बहुत बड़ी कंपनी है, और उनके जो है जो प्रोक्योरमेंट के जो हेड थे उन्होंने जो है ना हमसे रब्ता किया कि भाई हम जो है ना ये सारी सर्विसेज हमें अपनी कंपनी के लिए चाहिए, तो आप अवेलेबल हैं मीटिंग के लिए, फला दिन टाइम और सारा चीज़ें शेड्यूल कर ली, सेट कर ली। हमने कहा फाइन, हमने कर लिया उनके साथ। तो हुआ क्या कि जब वो टाइम आया मीटिंग करने का, तो मेरा जो सेल्स का जो बंदा था वो उसने कहा कि ऑफिस में जो चैलेंजेस चल रहे हैं कोविड की वजह से जो है, और जो है वहाँ पे
मैं घर से बैठ के मीटिंग कर लूंगा। और घर से जो है ना रात को जो है वो 8 बजे मीटिंग कर रहा था, लाइट भी उसकी चली गई। सही है। अब मीटिंग जैसे स्टार्ट हुई, उनका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी कोई, और हमारे पास ये जो है ना अंधेरे में ये बंदा बैठा हुआ उनसे बात कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा वो हुआ कि यार उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यार जो है वो बड़ी कंपनी प्रॉपर सिस्टम होगा। और फिर उसने अच्छा, वो जो प्रोक्योरमेंट का हेड था वो पाकिस्तानी था, मतलब पाकिस्तान बेस्ड था, अभी वहाँ पे सिटीजन था। तो उस मीटिंग के बाद उसने कॉल की जो है ना मुझे, और मुझे कहा कि आपको पता है कि हम कितनी बड़ी कंपनी है। मैंने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसने कहा कि जैसे लिवर ब्रदर्स हैं पाकिस्तान में, या इस किस्म के जो गिने चुने नाम हैं, उतनी बड़ी लेवल की हम कंपनी है यहाँ पे। और हमने जब मैंने कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस लेके जाऊं, और हमने जब रिसर्च की, चेक किया, तो आप जो है वो टॉप पे नज़र आए, तो हम आपसे वो किया। मगर एक्सपीरियंस जो है ना हमारे लोगों का ऐसा था, जो आपको बताया होगा आपकी टीम ने। मैंने कहा हाँ बताया था, वो जो है ना उनके पास एक तो कोविड की वजह से ऑफिस बंद है, और उसने घर से बैठ के की थी तो उसकी लाइट भी चली गई थी, तो उसके पास रोशनी भी नहीं थी। उसने कहा कि मेरा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो बैठा हुआ था, और ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा फेलियर हुआ। बिल्कुल। आई क्रिएटिव का फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? नेक्स्ट 5 years 10 years का कभी प्लान बनाया है आपने? जी हाँ, 5 years का प्लान तो है कि एटलीस्ट टॉप 10 IT एक्सपोर्टर्स में नाम 5 years का फाइनली बना लिया है हमने। अभी तक जितने भी माइलस्टोन बनाए हैं ना, उसमें जो है वो 80% तो हमने अचीव करनी है। हमने कहा कि 2024 के जो आखिरी दिन होगा, हमारे पास 50% मेल 50% फीमेल होंगी। वो आखिरी दिन तक हम उसको टारगेट को अचीव करने के लिए जो है इंटरव्यू करते रहे, और फाइनली वो शाम तक अचीव हो गया, और हमने कहा कि यस हमने करके दिखाया। नेक्स्ट 5 year का है कि हम जो है ना टॉप 10 IT एक्सपोर्टर्स में जो है ना बनने जा वो है। तो इंशाल्लाह जिस यूनिक तरीके से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, और वेरी फर्स्ट जो है ना वो वाशिंगटन में जो ऑफिस जो है स्टार्ट किए, तो अभी तो ये होता था ना कि हमारे पास एक बहुत पूरी दुनिया से लोग आते थे iGredos विजिट करने, और प्योर यूजर इंटेंट बेस, जिनका इंटेंशन ये था कि हमारी सर्विसेज परचेज करने हैं। मगर फाइनली वो देखते थे कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, तो उसमें से कोई बहुत छोटा परसेंटेज फाइनली आता था, वरना चले जाते थे। अब वाशिंगटन बेस्ड जो है ना ऑफिस बनाई है, तो ये जो है ना ये बहुत बड़ी कन्वर्जन हो गई। ये जो बहुत बड़ी कन्वर्जन होगी वो किसी न किसी सूरत में जो है हमें उस टारगेट को अचीव करने में हमें हमारी हेल्प करेगी। देखिए, नहीं तो बहुत अच्छा आइडिया। और अब हमारे पास अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ IT कंपनीज आएंगी। और दोस्तों मेरे एक और सजेशन ये है कि कुछ आप एक दो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला देना, तो ताकि जो लोग नीचे के लोग बच्चे हैं वो ट्रेन होते रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडस्ट्री अगर ट्रेन करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक मेरी सजेशन थी, क्योंकि अभी जो भी इंस्टीट्यूट है वो SEO सिखाता है, वो 3000 5000 में सिखा तो देता है। उसके बाद बच्चा फिर दूसरे दिन जाता है, कहता है यार इसमें तो मेरी जॉब नहीं लगी है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेता हूँ। फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता है तो वो इंस्टीट्यूट पैसे बना रहा है, इंस्टेड के वो उसको रीच आउट नहीं कर पाते। जी हाँ, जो इंस्टीट्यूट है मतलब ठीक है, वो अगेन सिखा रहे हैं तो उनको हम वो तो नहीं कह सकते अगेन, बट इंडस्ट्री जो सिखाएगी वो एक अलग तरीके से सिखाएगी, वो तो प्रैक्टिकली इन है और सारी चीज़ें। अच्छा, ये मैंने शुरू किया था आज से कोई 1 साल पहले जो है, जब लिंक्डइन पे कोई बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप SEO सिखाएं, जितनी हाईली जो है आपको फीस आप चाहिए। मैंने कहा भाई मैं बाहर से कमा रहा हूँ तो मुझे फीस की ज़रूरत नहीं है। मगर फाइनली $5 मैंने फीस रखी, और मैंने कहा कि जो है वो रजिस्टर करो, मैं जो है ना सैटरडे संडे को 1-1 घंटा दूंगा और SEO सिखाऊंगा। तो वहाँ पे जो है मेरे पास फर्स्ट बैच में 600 के करीब बच्चे आए, माशाल्लाह, ठीक है। और फिर मैंने उसको फिर जब आए, मैंने कहा कि ये $5 मैंने इसीलिए रखी थी ताकि सीरियस लोग आए, वरना तो जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते। अब ये $5 कन्वर्ट करो जो है ना PKR में 1300-1500 के बीच में जो भी बनते हैं, आप इसका जो है पौधा जो है प्लांट्स खरीदो और अपने जो है ना गली मोहल्ले में कहीं पे लगाओ और पिक्चर भेजो, आपकी फीस हो गई। सही है, बहुत अच्छा आइडिया। तो इस पे जो है पहली बैच मैंने जो है वो 3 महीने में वो की निकाली। वो बहुत सारी जगहों पे जॉब भी कर रहे हैं, कुछ उनमें से हमारे पास जॉब कर रहे हैं, कुछ जो है। फिर दूसरी बैच थी,
और दूसरी बैच में थोड़ा सा जो है ना वो बीच में 1-1.5 महीना मैंने पढ़ाया, फिर जो है ना मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई, तो जो है उसको 1-1.5 महीने का गैप हो गया है। मगर मैं इस सैटरडे को पूरी है कि इस सैटरडे से दोबारा उसको जो है वो कर रहा हूँ। तो ये है कि हर 3 महीने के बाद जैसे वो बैच ख़त्म होती है तो फिर नेक्स्ट 3 महीने से फिर नेक्स्ट 3 महीने के लिए सैटरडे संडे 1-1 घंटा पढ़ाता हूँ मैं। और एसईओ प्रैक्टिकली करके एग्जांपल के साथ जो हमने किए हुए हैं, कैसे स्टडीज़ हो, सारी चीज़ें दिखा के प्रैक्टिकली, और उनको ये कहता हूँ कि भाई जो मैं 20 लेक्चर दूंगा, सिर्फ 20 लेक्चर होंगे, 20 लेक्चर में से जो भी कहीं और आप जॉब करना चाहें, इस सीखने के बाद कहीं और करें, मगर जो भी कम से कम 20 लेक्चर को कवर करता है उनको जो है आई ग्रेड जॉब ऑफर करेगी। अच्छा माशाल्लाह, तो ये एक अच्छा हाँ बिल्कुल ये चीज़ की। और इसके तो बल्कि आपने जब सिखा रहे होंगे तो रिकॉर्ड करके भी सेशन डाल दिए होंगे ऑनलाइन। हाँ, मगर एक चैलेंज ये है कि गूगल जिस तरीके से उसके एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है आपके फिर आपने जो है ना दूसरी जगहों पे तो चल जाती है, एसईओ में खास तौर पर जो है ना जो एल्गोरिथम उसकी अपडेट आती रहती है। और जो मैंने आपको बताया कि R&D का हमने टीम एसईओ की रखी हुई है जो रिसर्च कर रही होती है, फिर हम जो है ना वो लेटेस्ट चीज़ें वो पढ़ाते रहते हैं कि अभी ये चीज़ें काम कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा है ये तो। बल्कि मैं तो ऐसे ही, मैंने तो आपको सजेशन दिया, तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये तो हमारा मेरा एक सवाल बनना चाहिए जाते जाते भी कोई ऐसा मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को, आइदर वो इंडस्ट्री में आना चाहे, आईटी की इंडस्ट्री में आना चाहे, एसईओ की सर्विसेज में आना चाहे, प्रोडक्ट पर आना चाहे, सर्विसेज पे आना है, तो क्या उनको सजेस्ट करना है? जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंटरनेट की दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जो बिजनेस स्टार्ट करने हैं या जो करियर में आप इन तीनों, ये 3 सवाल मैंने मिक्स इसलिए कर दी क्योंकि ये आखिरी मैसेज था मेरा, तो इन तीनों का अलग अलग भी मैसेज दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे पास अमूमन जो जहाँ पे हम गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि हमें जहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई ये चीज़ अच्छी है उसमें लग जाते हैं, फिर उससे अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है, फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे फील्ड चेंज करते रहते हैं, फिर किसी भी एक फील्ड के नहीं रहते। तो ठीक है, आप जिस लाइफ में ट्राई करने की लाइफ है वो ट्राई करें, मगर उसके बाद जब आप सीरियसली किसी फील्ड में न होते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप 10 दिन लें, 15 दिन लें, 20 दिन लें, डिसीजन लेने के कोई एक फील्ड पकड़े। मुझे लोग कहते थे कि भाई तुम क्या हो, पागल तो नहीं हो गए हो कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डेवलपर बंदे एसईओ वाली फील्ड में जाके लगे हो? मगर मैंने कहा कि मैं भाई इसमें अब उसमें नाम बनाया तो वही एसईओ वाली फील्ड मेरी आईटी सॉफ्टवेयर के लिए बिजनेस ला रही है। तो मैं कहता हूँ कि कोई एक चीज फील्ड पकड़े, फिर दुनिया में कोई दूसरा आपको कहे ना मैं दूसरी फील्ड में 1 करोड़ बना रहा हूँ, आप उसको कहें कि आप करोड़ बनाए, मैं यहाँ पे बना लूंगा। तो एक चीज कोई पकड़नी होगी, एक फील्ड पकड़नी होगी। अब वो दौर नहीं रहा कि आप जो है ना ऑलराउंडर बने, ऑलराउंडर वाला दौर नहीं रहा। अब जो है ना वो इतनी चीजों ने वो आगे बढ़ गई है कि अब कोई एक चीज आपको फील्ड पकड़नी होगी और उसमें फोकस करना होगा आपने। बस जो आपका मुझे लास्ट मैसेज लगा कि भले आप एसईओ में घुस रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, या कोई और XYZ डिज़ाइनिंग में है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, बस वो एक पकड़ लें और उसी के ऊपर ग्रो, या पॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आप एक वो फील्ड एग्जैक्टली तो वो आप उस इंडस्ट्री में जाएं और उसी पे अपना ग्रोथ करें, तो फिर आपका नाम खुद ही खुद हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा रहा आपसे बात करके। कोई अगर एंड में आपको डिस्कशन और करना चाहे मैं इसको क्लोज कर दूँ। वैसे मेरे तो सारे अभी और बहुत सारे सवाल हैं, अगर मैं करूँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और 2 घंटे की पॉडकास्ट फिर देखेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे अगर फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सजेशन आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बिल्कुल। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।